हम्म ये कौन है? जब सर क्लास में आए तो विनोद विनोद स्पैम करना। बेटा प्रियांश बहुत मार खाओगे, कमेंट देख लिए हम तुम्हारा। तो उम्मीद करता हूँ वॉइस आ रही होगी सभी को। गुड मॉर्निंग। चलो तो रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का, एंड दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं करने वाले हैं, लेट मी टेल यू। इस पर्टिकुलर वीडियो आज के सेशन में हम लोग क्लास में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा जो भी गवर्नर जनरल वॉइस रॉय हुए हैं, उनके टाइम पे जो जो भी इवेंट्स हुए हैं, इंसिडेंसेस हुए हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। जो मैं आपको पहले बताता रहता था कि भाई हम लोग एक क्लास में सारे समराइज़ कर लेंगे कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ था। तो वो भी आज के ही क्लास में करने वाले हम लोग, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। परमार दर्पण फॉर सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से मिलने गए हो क्या? तो स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे एसोसिएशंस फॉर्म बिफोर कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस ऐसा नहीं, देखो कांग्रेस तो बनी अभी 1885 में, हम देखेंगे सारी चीज़ें उसको लेके। लेकिन उससे पहले भी छोटे 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 ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे रीजनल लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कानपुर से हैं तो कानपुर में एक पार्टी बन गई होगी, एक मद्रास में तो मद्रास में एक पार्टी। मतलब ऐसे कोई ऑल इंडिया लेवल पे पार्टी नहीं बनी थी जो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही हो। रीजनल लेवल की प्रॉब्लम्स देखने के लिए रीजनल लेवल की पार्टीज़ थी, और उनको हमें देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे जो रीजनल लेवल पे बने थे कांग्रेस के बनने से पहले। तो 1836 यानी 1836 में बंग भाषा पराकाशिका सभा ये बनाई जाती है राजा राम मोहन रॉय द्वारा और उनके जो एसोसिएट्स थे। जल्दी से रिकॉल करेंगे राजा राम मोहन रॉय के रिगार्डिंग हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो एक तो ब्रह्मोस सभा जो बाद में ब्रह्मोस समाज बन गई थी, लेकिन इससे पहले एक आत्मीय सभा बनी थी। कब बनी थी कमेंट में बताएंगे। प्लस संवद कामुदी, प्लस मिरातुल अखबार, प्लस परसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्लस ठीक है संवद कामुदी हो गया, हाँ गिफ्ट टू मोनोथिज्म। तो ये चार आपको ध्यान रखना। और जो परसेप्ट्स ऑफ जो क्या बोलते हैं मिरातुल अखबार है, ये पारसी कम्युनिटी के लिए निकाला था इन्होंने। अगर बात करें आत्मीय सभा तो ये कब बनाई जाती है 1814 में, यही बाद में जल के बनती है ब्रह्मो समाज इन 1828। राजा का जो टाइटल है इनको ओझा सर ने नहीं किसने दिया था? राजा का जो टाइटल है इनको दिया था अकबर दी सेकंड ने, ठीक है। और इनको जानते हैं जिन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया था, राजा राम मोहन रॉय। क्लियर हो गई इतनी चीज़? तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो बस इसमें यही याद करना है आपको, 1836 में बनी थी, राजा राम मोहन और उनके एसोसिएट्स ने बनाई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये किसने बनाई? 1866 में दादा भाई नौरोजी जी ने, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ध्यान रखना है 1866 में बाई दादा भाई नौरोजी। कमेंट में आप बताएंगे कि 1867 में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाले चैप्टर मैंने क्या बताया था, जिसका नाम पी से शुरू होता है, जो महाराष्ट्र में बनी थी, जल्दी से बताइए। और उसको किसने बनाया था? जल्दी से। तब तक हम ईस्ट इंडिया दादा भाई नौरोजी जी के रिगार्डिंग जो बाकी के फैक्ट्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। कब किया था? कांग्रेस के एक अधिवेशन में किया था। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के भी हम सारे अधिवेशन देखेंगे तो वहाँ देखेंगे उसको। फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसमें से एक ही मेंबर थे, और पहले इंडियन बने थे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के मेंबर बने हों। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने नेशनल इनकम कैलकुलेट करी थी और पॉवर्टी लाइन दी थी। भले वो पॉवर्टी लाइन ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करना और नेशनल इनकम देना, इसीलिए इनको फादर ऑफ नेशनल इनकम भी कभी कभी बोल देते हैं। चीफ आर्किटेक्ट नहीं बोलते हैं। ये चीज़ मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे। शायद अगला ही हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जैसा आप लोग बोलेंगे इकोनॉमिक्स फिजिक्स और स्टैटिक ही हमारा बाकी है। तो जैसा आप लोग बोलेंगे तो नेशनल जो इनकम का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी ने ही दिया था, जो कि पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। लेकिन चीफ आर्किटेक्ट नहीं बोलते, वो पीसी महालनोबिस को, जैसे मैंने बताया वो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। रस्त गुफ्तार करके इन्होंने निकाला पारसी कम्युनिटी के लिए न्यूज़पेपर, और वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर भी ध्यान रखना। ज़्यादातर लोगों को रस्त गुफ्तार तो पता होता है, लेकिन वॉइस ऑफ इंडिया भी इन्होंने ही निकाला था। बुक की अगर बात करेंगे तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
इन्होंने किताब लिखी थी एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात कही थी। अभी रिसेंटली एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, अगर आप में से कुछ लोगों को पता हो, ये सीजीएल के रिजल्ट के चक्कर में वो वीडियो डाल नहीं पाया, जिसमें कि ऑक्सफैम ने डिस्कस किया कि कितना लूट किया ब्रिटिशर्स ने इंडिया से ऑफिशियली। और उसी चीज़ के बारे में दादा भाई नौरोजी जी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि किस तरह से और कितना ड्रेन कर रहे हैं वेल्थ का जो ब्रिटिशर्स हैं इंडिया से वो। इसीलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट रहे ये पर्टिकुलर सेशन में। ये दोनों तो हुए थे कैलकाटा में, ठीक है, वो भी अभी हम देखेंगे, और ये हुआ था लाहौर में, ठीक है। तो लाहौर में और ये दोनों कलकत्ता में। तो ये इनके रिगार्डिंग चीज़ें याद रखनी है। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ये है आपका परमहंस मंडली। प्रार्थना समाज नहीं है, प्रार्थना समाज ही है, परमहंस मंडली नहीं है। परमहंस मंडली आपका 1840 में बनता है, 1840 में है तो 1849, लेकिन एसएससी के हिसाब से 1840। और अगर 1849 आएगा और 1849 ऑप्शन मारोगे तो वही होगा जो अभी सीजीएल मेंस के स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी हो रहा है। सर कनिष्ठ तो फोर्थ है, यहाँ दिखा रहा है, वहाँ दिखा रहा है, सर हम तो कोर्ट केस कर लो, कोर्ट केस कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि भाई एसएससी ने पहले मान रखा है थर्ड, इसीलिए मैंने आपको थर्ड पढ़ा है। जैसे मीजोलिथिक पीरियड में मैंने आपको बताया था कि वो होता तो 10 से 1000 से लेकर 7000 BC है, लेकिन एसएससी मानता है 12 से 10, तो हमें वही मानना है जो एसएससी मानते हैं। क्योंकि अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आप भूल जाइए कि आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में आपको न्याय मिल जाएगा कि अच्छा ये भाई साहब आए तो इनका सही कर दो। पहले तो कोर्ट जाना और ये सब, ठीक है, चक्कर काटना बड़ा। क्योंकि ये मैं देख चुका हूँ ना, सीजीएल जो मेंस हुआ था पिछला वाला 2023 वाला, उसमें भी ये ग्रॉस इनकम पर्सनल इनकम का क्वेश्चन था। अभी तक उसका कोई रेजोल्यूशन ही नहीं हुआ। तब से मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जो एसएससी मान रहा है उसी को मान लो शांति से, ठीक है। हाँ, अगर उसने पहले कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो हम चैलेंज कर सकते हैं उसको। तो खैर यहाँ पर प्रार्थना समाज जो किसने बनाया था, आत्माराम पंडुरंग जी ने बनाया था इसको। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दादा भाई नौरोजी जी के रिगार्डिंग, इसको मत भूलिएगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है? एसएससी पाकिस्तान में है क्या सर? होगा एसएससी की तरह कुछ ना कुछ तो। 1866 में बिल्कुल। दादोबा पंडुरंग है वो, परमहंस मंडी वाले 1840। यस, चलो। एसोसिएशंस फॉर्म्ड बिफोर कांग्रेस में हमारा तीसरा है पूना सार्वजनिक सभा। 1870 में एमजी महादेव गोविंद राणा डे जी ने बनाया था। कहाँ पर बनाया होगा? वैसी बात है, महाराष्ट्र रीजन में बनाया था। एसोसिएशन फॉर्म्ड बिफोर कांग्रेस में चौथा है हमारा इंडियन लीग, जो शिशिर कुमार घोष ने बनाया। कब? 1875 में, 1875 में। और शिशिर कुमार घोष के रिगार्डिंग एक चीज़ और याद रखना कि इनका एक न्यूज़पेपर है। अभी हम एक एक्ट देखेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो आप में से, कि नहीं तो चलो आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। जब वो वॉइस रॉय देखेंगे ना, वॉइस रॉय, तो उसमें एक फ़नी इंसिडेंट इनके रिगार्डिंग बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अमृत बाज़ार पत्रिका, ठीक है, ये न्यूज़पेपर है। ये हमारा आखिरी होगा, आई थिंक आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट है। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया जाता है भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं ये रीजनल लेवल पे थे, और या फिर इनकी स्पेसिफिक डिमांड्स थी। जैसे ये पूना महाराष्ट्र में बना, ठीक है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्पेसिफिक डिमांड्स थी कि भाई जो मैक्सिमम एज है, पहले होता था कि भाई सिविल सर्विसेज की मैक्सिमम एज है 25 साल, यानी 25 से ऊपर आप नहीं दे सकते हैं। फिर घटा के उसको 21 साल कर दिया गया था बाद में, यानी आज मिनिमम होती है 21 साल सिविल सर्विसेज का पेपर देने के लिए, और उसको मैक्सिमम कर रखा था। तो मतलब उसके लिए वो डिमांड उठाने के लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन और भी कुछ डिमांड उठाने के लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन को बनाया गया था भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, जो कलकत्ता वाला रीजन है वहाँ पर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये उसी साल बनाया जाता है जिस साल कांग्रेस बनती है भाई फिरोज शाह मेहता, केटी तिलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने बनाया, कब बनाया? बस मद्रास महाजन सभा 1 साल पहले, बिफोर द कांग्रेस, 1884। वैसे कभी पूछा तो नहीं है फाउंडर, लेकिन पूछ सकता है। तो ये बड़े लंबे चौड़े नाम हैं, ठीक है। मैंने इसको कैसे याद किया था? मैंने बस इन शॉर्ट MGP याद कर लिया था। MGP, एम, ये जो वीरा गावा चारा यार ये जो लिखा हुआ है, आई एम नॉट डिमीनिंग दी साउथ इंडियन नेम्स, मतलब ठीक है, मुझे प्रोनाउंस करने में नहीं आ रहे, ये मेरी दिक्कत है, ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा नाम है, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चर्लू, MGP, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे आप। मद्रास महाजन सभा में जो 1884 में बनाई जाती है। अब आ जाते हैं कांग्रेस पे। तो यहाँ तक समझ में आ गया कौन कौन से एसोसिएशंस बने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा बनाया 1836 में। 1828 में ब्रह्मो समाज बनती है। साउंड नहीं आ रही, मतलब क्या कुछ भी कमेंट करते हो क्या? अच्छा, एक बार कमेंट करो, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या?
एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताओ, वॉइस ब्रेक हो रही, कुछ लोग लिख रहे हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी, प्लीज़ गिव मी सम सजेशन। सजेशन क्या है तुलजी, लास्ट में इसको एक बार पूछिए कमेंट को हमें। यस सर, अच्छा नो सर, क्लियर है वॉइस। नो फिर भी एफआरबी, कभी एफआरबी भी कराओगे? एफआरबी देखेंगे बाद में यार, अभी है ना। नो नो नो, ठीक है, ऑल गुड है, सभी ठीक है। तो आई थिंक पता नहीं कुछ लोगों को इशू होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं कभी कभी होता है। मतलब मेरे साइड तो नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं, इसका मतलब है कि जेन्युइन कंसर्न तो है कुछ। अब क्या है पता नहीं चल रहा है मुझे। तो 1836 में राजा राम मोहन राय बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी। एंड देन इनके रिगार्डिंग, या तो आंख बंद करो सभी लोग, तुरंत आंख बंद करेंगे सभी लोग, जो मैं बोल रहा हूँ करें, ठीक है। तो अब हम लोग रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी जो हमने पढ़ा। एक तो फर्स्ट ब्रिटिश, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसमें इंडियन मेंबर थे ये, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाले और पॉवर्टी लाइन देने वाले पहले थे। रस्त गुफ्तार निकाला, वॉइस ऑफ इंडिया निकाला इन्होंने। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1886, 1893, 1906। बहुत ज़्यादा रटना नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। देन बुक कौन सी लिखी थी, किताब कौन सी लिखी थी, याद करो, पॉवर्टी एंड अनब्रिशुल इन इंडिया, और उसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में चीज़ें बताई थी। और क्या पढ़ा था, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और स्वराज टर्म दिया था उन्होंने पहली बार। अब अपनी आंखें आप खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ दादा भाई नौरोजी जी के रिगार्डिंग था। पूना सार्वजनिक सभा की अगर बात करेंगे, 1870 में महादेव गोविंद रानाडे जी बनाते हैं, एम.जी. रानाडे। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875, इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876, बनर्जी जी और बोस जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, और मद्रास महाजन सभा 1884, एमजीपी। खत्म। अब आते हैं कांग्रेस एक्चुअल में बनती है। तो ये कांग्रेस को कौन बनाता है, तो एक ब्रिटिशर बनाता है जो कि ऑर्निथोलॉजिस्ट था, पक्षी विज्ञानी था। इसको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 1885 में इसको बनाता है कांग्रेस को। जब ये कुछ लोगों को यहाँ पर इनवाइट करता है कि आओ मिल बैठ के एक पार्टी का गठन करते हैं, और कुछ एलिट्स को बुलाता है जो पढ़े लिखे लोग थे, लॉयर थे, उन सबको जो इंडियन कम्युनिटी से, उन लोगों को बुलाता है ये, ठीक है। कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एंड ही वॉज अ क्वालिफाइड इंडियन सिविल सर्वेंट, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ए.ओ. ह्यूम बनाता है, 1885 में बनाता है इसको। अब यहाँ पे एक्चुअली में बुलाया तो जाता है, इसकी पहली मीटिंग तो बुलाई जाती है पूना में 1885 में, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाई थी प्लेग के चलते, ठीक है। प्लेग फैल गया था, तो इस वजह से पॉसिबल हो नहीं पाई थी। और ज़रा कमेंट बताएंगे कि प्लेग के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम वाई से शुरू होता है? तो पहला सेशन होता कहाँ है फिर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बॉम्बे में है। यहाँ पर टोटल 72 लोग आते हैं, 72 लोग आते हैं, नो विमेन, कोई इसमें महिला नहीं थी सदस्य 72 लोगों में से, और 2 मुस्लिम्स थे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2 मुस्लिम थे। सर जी शुड आई क्लियर बैकलॉग और वॉच लाइव? एहतराम अली जी, अभी क्योंकि एक सेकेंड, 2 मुस्लिम्स, आप जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप हिस्ट्री कंटिन्यू करते चले आ रहे थे, ठीक है, यर्नीसिया करके कुछ था, यर्सीनिया पेप्टिस था वो, ठीक है, यर्सीनिया पेप्टिस। तो अगर आप हिस्ट्री कवर करते चले आ रहे थे अली साहब, ठीक है, एहतराम अली जी, तो एक सेकेंड, यर्सीनिया पेप्टिस, तो फिर आप कवर करते रहिए, लेकिन आप बीच से मत ऐसे आइए कि आज से सेशन देखने लगे आप, है ना। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है, जो भी है में आपको इंटरेस्ट आता है, उस सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करो। जैसे हिस्ट्री को आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, बीच से मत देखना कि भाई आज से देखना चालू कर दिया, आपका बैकलॉग था। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा होता या फिर 1-2 ही लेक्चर हुए होते नए सब्जेक्ट के, तो मैं बोलता कि लाइव कर लो, तो इससे क्योंकि वो सब्जेक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो लाइव कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक हैबिट बिल्डअप हो जाती है, तो आप रेगुलर रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो उसमें। लेकिन अभी बीच में आपको एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि अभी 4-5 लेक्चर बाकी हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना, बस उसके बाद हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो 72 लोग आए थे, 72, कोई विमेन नहीं थी, 2 मुस्लिम लोग थे। प्रिसाइड किसने किया था इसको? प्रिसाइड अभी चलो सारे हम सेशंस को देखेंगे, लेकिन एक्चुअल में एक इमीडिएट कॉज क्या था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? जैसे कि 1857 के रिवोल्ट में हमने डिफरेंट कॉजेज देखे थे। एक तो लैंड रिफॉर्म्स आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो यानी हड़प नीति, प्लस वो जो जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है वो लेके आया था कौन? कैनिंग, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि भाई आपको बाहर भी भेजा जा सकता है। और फिर इमीडिएट कॉज क्या था कि सारी चीज़ें बिल्डअप हो रही थी, फिर एकदम से उसमें चिंगारी लगाने का या फिर माचिस डालने का काम किसने किया?
वो काम किया था जो यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस थे। मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो कि किस तरह से जो वो ग्रीस लगी कारतूसें थी जिसमें कि बीफ या फिर पॉर्क यानी तो गाय का या तो सूअर का मांस उसमें यूज़ होता था। ऐसी अफवाह उड़ी या फिर जो भी रियलिटी थी, तो उसकी वजह से वो सब हुआ था। हमने देखा था 29 मार्च को फायर कर दिया था मंगल पांडे जी ने, देन 9 अप्रैल को उनको हैंग कर दिया गया था, लटका दिया गया था। देन उसके बाद हमने देखा था 10 मई को 1857 में क्या करते हैं ये लोग, जो भी सिपाही थे वो सीधे दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं और ये मेरठ से कंट्रोवर्सी, ये जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें में पड़ी। तो वैसे ही कांग्रेस के फॉर्मेशन के डिफरेंट रीजंस थे, क्योंकि लोगों को डिमांड, अब जैसे लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो कैसे ब्रिटिशर्स के सामने रखें, तो उसके लिए पार्टी बनाई गई। अब इसका इमीडिएट जो फॉर्मेशन था, मतलब कॉज था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वॉज इल्बर्ट बिल का कंट्रोवर्सी। होता क्या है कि 1884 के टाइम पे ये बिल प्रेजेंट किया जाता है, इल्बर्ट इसको बनाता है इस पर्टिकुलर बिल को, और उस समय वॉइस रहे थे रिपन। रिपन एक अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, बहुत ही कम गवर्नर जनरल वॉइस रहे थे इंडिया में जो अच्छे थे, रिपन उनमें से एक थे, फिर हम बोल सकते हैं सबसे अच्छे थे रिपन। तो अभी तक होता क्या था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो केसेस लेते हैं, ये है एक यूरोपियन, ठीक है, और ये है कोई इंडियन, ठीक है, ये यूरोपियन है, नहीं मेनली ब्रिटिशर ही होते थे वैसे तो, लेकिन यूरोपियन में ठीक है फ्रेंच और डच ये सब आ गए, और ये थे इंडियन। तो अगर मान लो ये दोनों को मान लेते हैं क्राइम किया इन्होंने, गिल्टी ऑफ क्राइम है ये, ठीक है, तो ये केस में ये एक मान लेते हैं ये है यूरोपियन जज और ये है इंडियन जज, ये जज हैं, ठीक है। तो इंडियन जो है, इंडियन अगर कोई क्रिमिनल है या फिर गिल्टी ऑफ क्राइम है तो उसका किसी भी जज के अंडर क्या चल सकता है, ट्रायल चल सकता है। लेकिन जो यूरोपियन अगर कोई गिल्टी ऑफ क्राइम है तो उसका जो चार्जेस हैं, उसका जो केस है वो एक यूरोपियन जज ही देखेगा, इंडियन नहीं देख सकता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने का ये बिल था कि इल्बर्ट बिल के तहत यूरोपियंस का ट्रायल भी इंडियन जजेस के अंडर चल सकता है। इससे इंडिया में बैठे हुए ब्रिटिशर और ब्रिटेन में बैठे हुए ब्रिटिशर चिढ़ गए कि ये इंडियंस हमको फैसला सुनाएंगे, ये डिसाइड करेंगे कि हमने क्राइम किया कि नहीं किया, यानी काइंड ऑफ अपनी रेशियल सुप्रीमेसी दिखाने का कोशिश कर रहे थे, और ये बात इंडियंस को अच्छी नहीं लगी। तो इसलिए माना जाता है कि क्योंकि ये बैकलैश फेस करना पड़ा और इसको वापस लेना पड़ा इसको रिपन को, तो ये वॉज दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज द इमीडिएट कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। बट रिमेंबर, जब कांग्रेस बनी 1885 में तब वॉइस रॉय रिपन नहीं थे, तो कौन था, डफरिन थे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन था, डफरिन था, डफरिन जिसने कि कांग्रेस को बोला था अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, यानी एक राजद्रोह की फैक्ट्री बोला था। ये डिफरेंट थ्योरीज हैं जो दी गई थी, जैसे लाला लाजपत राय जी ने सेफ्टी वॉल थ्योरी दी, अपना एक इनका न्यूज़पेपर है यंग इंडिया, उसमें इन्होंने लगभग 7-8 साल बाद ये चीज़ लिखी, ये जो कांग्रेस है ना ये बनाई ही इसीलिए गई है कि जो रिसेंटमेंट, जो गुस्सा बढ़ रहा है लोगों के प्रति उसको निकालना। जैसे कि सेफ्टी वॉल होता है प्रेशर कुकर में, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा जो प्रेशर बनता है उसको निकालने के लिए, वही है सेफ्टी वॉल, वही काम होता है सेफ्टी वॉल का, एक्स्ट्रा प्रेशर को निकालने के लिए। तो वैसे ही जो एक्स्ट्रा प्रेशर ये ग्रो हो रहा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो ब्रिटिशर ने सोचा, मतलब ऐसा लाला लाजपत राय का कहना था, क्योंकि एक अंग्रेज ने ही तो इसको बनाया है, एओ ह्यूम ने ही तो इसको बनाया है, किसी इंडियन ने तो बनाया नहीं है। तो उनका ये मानना था कि भाई ये प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, कि अगर जैसे मान लो कि लोग बोलेंगे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, तो फिर उनके थ्रू, कांग्रेस के थ्रू जो है उस प्रेशर को रिलीज़ कर दिया जाएगा, रिलीज़ इन दी सेंस कि उसको कम कर दिया जाएगा। अब लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कांग्रेस में कौन लोग हैं, वो जो इंडिया के हैं, तो उनको समझा बुझा के बोला जाएगा कि भाई आप लोगों को समझाओ जाके। कंस्पिरेसी थ्योरी, यानी आरपी दत्त का कहना था इसको एक कंस्पिरेसी के थ्रू बनाया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ये गांधी जी और जिन्ना के गुरु थे, तो इन्होंने बताया था कि भाई लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी में इन्होंने ये बताया था कि भाई जो कांग्रेस बनी है उसका बनना ज़रूरी भी था, ठीक है, नहीं तो फिर हम ब्रिटिशर के सामने अपनी कैसे डिमांड रखते, ठीक है। तो अपनी जो बात है उसको सामने रखने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बनना ज़रूरी भी था। तो ये पर्टिकुलर चीज़ गोपाल कृष्ण गोखले जी का मानना था। तो ये थ्योरीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट जो सेशंस हुए कांग्रेस के, बहुत सारे सेशन हुए, हर साल के अंत में होते थे। जैसे कि पहला सेशन हुआ 1885 में, 1885 में, होना पूना में था, लेकिन बाद में बॉम्बे में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, 72 लोगों ने अटेंड किया, और ये ईयर एंड में होते थे। प्रेसिडेंट चुना जाता था, और प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद क्या होता था कि सेशन होता था वो आपका, ठीक है। न्यू माइंड मैप भी आपको मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, इतना गुस्सा क्या हो रहा है भाई। चलो, अमरेंद्र प्रताप क्या हो गया भाई, क्लियर है इतनी चीज़। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, वो चीज़ क्या है,
ऐसे पर चलो पहले तो मैं दूसरा सेशन आपको बताता हूँ। दादा भाई नौरोजी जी ने इसको अटेंड किया। अभी मैंने बताया था नौरोजी साहब जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, 3 सेशन कांग्रेस के लीड किए थे। एक तो 1886 में जो दूसरा वाला था, एक 1893 में जो लाहौर में हुआ था, और एक 1906 में जो अगेन कैलकाटा में हुआ था। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। देन 1887 वाला जो लीड किया था वो भी, सॉरी एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है ये गलत होगा, ये आपका ये गलत लिखा है यहाँ पे। इसको लीड किया था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने इसको लीड किया था, और इसके ये हुआ था कहाँ पर, मद्रास में हुआ था ये। अब ये चीज़ देखो कैसे याद करनी है। पहले मैं चौथा बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। चौथे वाले को जॉर्ज यूल ने इसको क्या किया था, प्रिसाइड किया था। इलाहाबाद में सेशन हुआ था पहले। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, क्योंकि पहले में हमने देखा था 2 मुस्लिम थे। फिर इसमें भी 434 लोग थे, और सिर्फ उसमें ऐसे तो पूछेगा नहीं कितने मुस्लिम थे हर एक सेशन में, लेकिन हाँ 30-32 ही थे। और यहीं पे सेम टाइम पे जो सर सैयद अहमद खान थे वो अपनी डिमांड जो है तेज करते जा रहे थे कि भाई ये कांग्रेस जो है हिंदुओं की पार्टी है, इसमें कोई मुस्लिम मुस्लिम नहीं है और इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कांग्रेस में एक मुस्लिम को प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन होता ये था कि भाई जहाँ पे सेशन हो रहा है वहाँ का कोई लोकल बंदा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है कांग्रेस का। समझे आप बात। जैसे मद्रास में था ये, तो बदरुद्दीन तैयब जी वहाँ के लोकल नहीं थे, वो उमेश चंद्र बनर्जी ये थे कैलकाटा के, लेकिन बॉम्बे वाले सेशन को प्रेसाइड किए थे। दादा भाई नौरोजी जो हैं लोकली यहाँ के नहीं थे, कैलकाटा के, और उन्होंने इस सेशन को प्रेसाइड किया। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि ये उस टाइम पे कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, और इन्होंने ऐसा कांग्रेस को ज्वाइन किया भी नहीं। सर सैयद अहमद खान वही हैं जिन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बनाया 1875 में, 1875 में, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है, और इन्होंने ही अलीगढ़ मूवमेंट को स्टार्ट किया था 1875 में। ठीक। और जॉर्ज ह्यूल बन गए थे पहले ब्रिटिशर जिसने कि कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया हो। इलाहाबाद में हुआ था सेशन है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, अल्लाह अल्लाह करके। और तो मुस्लिम तो प्रिसाइड करेगा नहीं, ठीक है, और हिंदू कर चुके हैं, तो अब बारी थी किसकी, ब्रिटिशर की। ठीक है, अब हमें एक एक करके सारे नहीं देखने कि भाई 1888 के बाद हम 1889 भी देखें। वैसे तो इसके बाद फिर से एक ब्रिटिशर ने ही किया जिसका नाम विलियम वेडरबर्न था, विलियम वेडरबर्न। लेकिन हमें सारे रटने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आएंगे 1896 का देखेंगे जो कलकत्ता में हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले जो हमारा देश का राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम, उसको गाया गया सबसे पहले। तो वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस नावल में? आनंद मठ। और ये आनंद मठ जो नावल है किस पर्टिकुलर रेबेलियन के बारे में हमें बताती है, और इनकी एक और कौन सी नावल है जो हमें उस रेबेलियन के बारे में बताती है? तो इट इज़ नन अदर दैन सन्यासी रेबेलियन। किसने लीड किया था? मजनू शाह। ठीक है, जो कहाँ पे हुआ था? बंगाल वाले रीजन में। और इसमें और एक और कौन सी किताब लिखी थी? देवी चौधरानी। ठीक है, देवी चौधरानी। ये सारा लिखा हुआ है, आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो ऐसा ना हो कि नोट्स जब बने तो ये फिर से चीज़ इंक्लूड हो जाए। ठीक है, चलो वैसे तो नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, 1901 पे आते हैं। ये कलकत्ता में हुआ, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गांधी जी की फर्स्ट अपीयरेंस इसमें देखने को मिली। फर्स्ट अपीयरेंस का मतलब ये है कि गांधी जी ने भी इस सेशन को अटेंड किया था, प्रिसाइड नहीं किया था। गांधी जी अभी परमानेंटली सेटल हुए नहीं थे इंडिया में, अभी भी ये एक तरह से बाहर ही रह रहे थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपीयरेंस दिखाई थी अपनी यहाँ पर आके। 1905 में हुआ था बनारस में सेशन। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम कल में डिस्कस करेंगे भी, जब हम बंगाल का पार्टीशन देख रहे होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको प्रिसाइड किया था, जो गांधी जी के अगेन पॉलिटिकल गुरु थे। देन इसके बाद डायरेक्टली अगला ही सेशन होता है 1906 का कलकत्ता में, जिसको कौन प्रिसाइड करेंगे? ये आखिरी सेशन है जिसको नौरोजी जी ने प्रिसाइड किया, दादा भाई नौरोजी, 1906। इसमें ध्यान रखना है 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए। वैसे तो अगेन ये फिर से मैं कल आपको चीज़ बताऊंगा कि 4 रेजोल्यूशन क्यों अडॉप्ट किए गए, क्योंकि उसका कारण था 1905 में हुआ था बंगाल का पार्टीशन, जिसके चलते बनारस में यहाँ पर स्वदेशी का गोल अपनाया गया था कि हर चीज़ हम स्वदेशी रखेंगे। और यहाँ पे स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन, इस चीज़ को लेकर 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए। अब हर साल के अंत में कांग्रेस की मीटिंग होती थी, तो भाई पत्ते खेलने के लिए तो मीटिंग होती नहीं थी, हैं कि कुछ है ना गपशप करने के लिए होती हो, तो वहाँ रेजोल्यूशंस पास किए जाते थे कि भाई अब ये हमारी मांग है ब्रिटिशर्स के साथ, या फिर अब हम ये करेंगे अब। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ब्रिटिशर्स के सामने अपनी बात को रखने का एक तरीका था रेजोल्यूशन। तो स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन के रेजोल्यूशन यहाँ पर क्या किए गए? अडॉप्ट किए गए।
अडॉप्ट का मतलब है कि सभी सर्वसम्मति से सभी कांग्रेस के लीडर्स ने बोला हाँ हाँ हम भी अडॉप्ट करते हैं ये। 1907 का इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 7 है, एंड यू नो दैट 7 थाला फॉर अ रीज़न, है ना। तो बेटा इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि सूरत में जो सेशन होता है इसमें कांग्रेस टूट जाती है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, नरम दल और गरम दल 1907 सूरत में, ठीक है, थाला फॉर अ रीज़न। तो क्यों टूट जाती है, अगेन कारण कल आपको पता चलेगा क्यों टूट जाती है, लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखेंगे। और किसने प्रिसाइड किया, रास बिहारी घोष ने। थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें तो मॉडरेट वो थे जिनका मानना था हम प्रेयर करेंगे, हम पेटिशन करेंगे, देन प्रोटेस्ट पे जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर के सामने अगर हम प्रेयर पेटिशन करेंगे तो हमारी बात मान लेंगे, अगर नहीं मानेंगे तब प्रोटेस्ट में। एक्सट्रीमिस्ट बोले थे पहले प्रोटेस्ट और सिर्फ प्रोटेस्ट, ये ब्रिटिशर ऐसे मानने वाले हैं नहीं। तो जब बंगाल पार्टीशन हुआ था तो उसका एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो उस मूवमेंट को लेकर इन दोनों लोगों के बीच में झगड़ा हो गया था, नरम दल और गरम दल के बीच में, जो इसीलिए अलग हो गया 1907 में सूरत में। फिर उन्होंने बोला हम एक दूसरे की अब सूरत नहीं देखेंगे कभी। 1911 में कलकत्ता में होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेशनल एंथम गाया गया सबसे पहले। 1896 का हुआ था, वो भी कलकत्ता में हुआ था, जहाँ नेशनल सॉन्ग गाया गया था। ये नेशनल एंथम है, जन गण मन, है ना, गाने का टाइम आ गया, 26 जनवरी आ गई है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था, आपको पता है, ठीक है। किसने क्या प्रिसाइड किया था, हर सेशन के जानने की ज़रूरत नहीं है। 1916 में लखनऊ में सेशन होता है, तो सूरत में इन लोगों ने बोला था सूरत नहीं देखेंगे, लेकिन लखनऊ में इन लोगों ने बोला नाउ अब से हम अपनी एक दूसरे की सूरत देखेंगे, यानी कि मर्जर हो गया कांग्रेस का। कैसे, लक की वजह से, इन लोगों का लक की वजह से मर्जर हो चुका था कांग्रेस का मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, और इसीलिए 1916 में यहाँ पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ साथ आ गए। अंबिका चरण मजूमदार जी ने इस सेशन को प्रिसाइड किया था। यहाँ पर एक और चीज़ हुई थी और वो ये है कि लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, एक ज्ञापन साइन हुआ था। मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी अब तक, तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक क्या हुआ था, पैक्ट हुआ था। अगेन आपको ये जब मैं हिस्ट्री आगे पढ़ेंगे अभी तो कौन 1916 में आई है, तो बस सेशन देख रहे हैं कांग्रेस के। अभी तो 1857 की क्रांति देखिए, कल से शुरू करेंगे 1905 से बंगाल पार्टीशन से, और फिर हर साल देखेंगे क्या हुआ था, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट हुआ था, मतलब एक तरह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया था कि अब हम ज्वाइंट तरीके से अपनी डिमांड को रखेंगे सामने। अब कारण आपको बाद में पता चलेगा जब हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों मिलाया था मुस्लिम लीग ने हाथ। 1917 में कलकत्ता में होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको एनी बेसेंट ने प्रिसाइड किया था। तो एनी बेसेंट ने प्रिसाइड किया था तो ये पहली विमेन बन गई थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी सेशन को प्रिसाइड किया हो, किसी कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी हो, एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो कलकत्ता में होता है 1917 में, 1917 में एनी बेसेंट इसको करती हैं प्रिसाइड, ठीक है। और एनी बेसेंट जी के रिगार्डिंग क्या आपको वो चीज़ याद है जो हम लोगों ने यहाँ देखा था, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कब बनती है 1875 में, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। कौन बनाता है, HP ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट। देन 1882 में उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट होता है कहाँ पर, अड्यार मद्रास में। देन उसकी एनी बेसेंट जी को चेयरमैनशिप जाती है। 1924 में बेलगांव में सेशन होता है, ये कर्नाटक में पड़ता है, जिसको बेलगावी भी बोलते हैं, जहाँ पर ये एयरफोर्स वगैरह की ट्रेनिंग होती है। खैर, तो इसको प्रिसाइड किया था गांधी जी ने, एंड इट वाज दी ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाय गांधी जी, ठीक है। यानी कि पहला भी था और आखिरी भी था। अब ये मत बोल देना सर 1901 का भी तो था, वो अपीयरेंस दी थी, प्रिसाइड नहीं किया था, उसकी अध्यक्षता नहीं करी थी। तो इट वाज दी ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाय गांधी जी, ठीक है। एकमात्र सेशन था जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया। कानपुर में, कानपुर वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम कानपुर से, इसलिए नहीं, कानपुर वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सरोजिनी नायडू जी ने इसको प्रिसाइड किया था। तो क्या हो गया, हो ये गया कि ये पहली इंडियन वुमेन बन गई प्रेसिडेंट, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बन गई कांग्रेस की। जो एनी बेसेंट थी वो वुमेन प्रेसिडेंट थी, इंडियन तो नहीं थी ना, इंडियन तो नहीं थी ना, आयरिश लेडी थी। ये जो थी सरोजिनी नायडू, ये इंडियन थी, तो ये पहली इंडियन बनती है वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1925 कानपुर, यानी 1924 से जस्ट अगला वाला ही सेशन। अब 1929, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना देखो, लाहौर में हुआ था, इसको नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम तभी कर रहे होंगे, कब, जब 1929 में आएंगे। सिमिलर गोज विद 1931 का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कराची में हुआ था, सरदार पटेल जी ने प्रिसाइड किया था। अभी के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें मैं बता नहीं रहा हूँ, जैसे कि पहला झंडा फहराया गया था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना
पहला इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे। और यही कारण था कि क्यों हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ना लागू करके हमने 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया, यानी एनफोर्स किया। हमने 26 नवंबर 1949 को एनफोर्स नहीं किया। द रीज़न वॉज द सेम, क्योंकि यही रीज़न था, क्योंकि इस दिन पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। और इसी कारण इस दिन हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, जो कि आने वाला है आपका, है ना, लाहौर में हुआ था। और बाकी की चीज़ें भी हैं, जैसे कि CDM लॉन्च करेंगे, लेकिन अब ये CDM आपने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे यहाँ पर, हो सकता है आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि CDM क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, ठीक है, क्यों चालू हुआ। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये अडॉप्ट किया था सभी कांग्रेस के मेंबर ने कि हम CDM को लॉन्च करेंगे, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली उसको बॉयकॉट करेंगे। तो क्या है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब यहीं पे बता देंगे, तो फिर आगे क्या पढ़ेंगे। 1931 कराची में हुआ था, सरदार पटेल जी ने प्रेसाइड किया था। 1937 में फैज़पुर में हुआ था। ये पहला सेशन था, जो अधिवेशन था, जो किसी गाँव में हुआ हो, नेहरू जी ने प्रेसाइड किया। 1938 और 39 इनमें क्या हो गया, गांधी वर्सेस बोस हो गया। अब गांधी वर्सेस बोस क्यों हो गया, अब वैसे आपको पता है बोस जी के रिगार्डिंग कुछ आज है क्या, सुभाष चंद्र बोस जी के रिगार्डिंग आज कुछ है? सर कुंभ नहाने गए थे, कुंभ नहाने जाएंगे यार इस सैटरडे को, फाइनली टाइम अब निकल मिल गया है, तो सैटरडे को जाएंगे। तो 1938 और 1939 में ये सेशन होता है, ठीक है। अब इसमें गांधी वर्सेस बोस क्यों हुआ, वो लड़ाई एक्चुअल में डीप पे तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन गांधी जी और बोस जी के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, आइडियोलॉजी में इनका डिफरेंस था। तो जब 1938 में, मतलब बोस जी थोड़े एग्रेसिव नेचर के थे, गांधी जी थोड़े उतने एग्रेसिव थे नहीं। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी को प्रेसिडेंट चुन लिया गया। चुन कैसे, वोटिंग टाइप होती थी, तो उसे चुन लिया गया प्रेसिडेंट, ठीक है। हरिपुरा में सेशन होना था। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, कोई बताएगा? हरिपुरा ये आपका पड़ता है बंगाल में ही, ठीक है, सॉरी गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है, हरिपुरा। सुभाष चंद्र बोस जी को इलेक्ट कर लिया। बंगाल में अगर होता तो सुभाष चंद्र बोस जी को इलेक्ट थोड़ी ना किया जाता, क्योंकि लोकल बंदा प्रिसाइड नहीं कर सकता है सेशन को। तो क्या हुआ फिर, जब बोस जी प्रेसिडेंट बने तो गांधी जी और बोस जी के बीच में टकराव तो हो ही रहा था। फिर अब अगला सेशन होना था, तो इसके लिए प्रेसिडेंटशिप के चुनाव, बोस जी फिर खड़े हो गए। बोस जी के अगेंस्ट में गांधी जी खुद नहीं, उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया। किसको? पट्टाभी सीतारामैया को। और बोस जी ने इनको हरा दिया, पट्टाभी सीतारामैया का। और गांधी जी बोले सीतारामैया, और गांधी जी ने बोला कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मतलब मेरी हार है ये, और मैं, ठीक है बोस जी बन गए, अच्छी बात है, और वो अपने हिसाब से कांग्रेस को चलाएं, लेकिन इनकी हार मेरी हार। तो बोस जी को लगा यार क्या फालतू में यहाँ पे ड्रामे चल रहे हैं, तो बोस जी ने रिज़ाइन मार दिया था त्रिपुरी सेशन से। कांग्रेस से भी उन्होंने रिज़ाइन मार दिया, और उन्होंने खुद की पार्टी बना ली थी, वो हम आगे देखेंगे, तब पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। और वैसे आज सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म तिथि है, 23 जैन है ना आज। इसको हम किस रूप में मनाते हैं 23 जैन को? पराक्रम दिवस, है ना, तो आज पराक्रम दिवस है। तो फिर जब इन्होंने रिज़ाइन दे दिया, तो फिर किसने प्रिसाइड किया? त्रिपुरी है कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो फिर प्रिसाइड किया राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो त्रिपुरी का सेशन हुआ था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, तो ये तो इंपॉर्टेंट थे हमारे, ख़त्म हो गए हैं। तो कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस के सेशन को किसने प्रिसाइड किया? मदन मोहन मालवीय जी ने। प्रेसिडेंट लास्ट सेशन ऑफ अनइंडिपेंडेंट इंडिया, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय कौन थे? जब आज़ाद हो रहा था हमारा देश, तो उस समय JB कृपलानी थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नर जनरल पे आगे बढ़ें इससे पहले आप कमेंट करके बताइए, किसी कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। और आंखें बंद करके पहले हम सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे, देन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल पे आएंगे, देन क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ भाई, उसके ईस्ट में ये अटलांटिक ओशन, बिल्कुल ईशा शुक्ला। सर ये सारा लर्न करना है, अरे लर्न कहाँ करना है भाई, ये तो ऐसे एन्जॉयमेंट चल रहा था। लर्न नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा भाई, हैं?
एन्जॉयमेंट थोड़ी ना चल रहा है, कहानी थोड़ी ना चल रही कि बस सुनते जाओ, लर्न थोड़ी ना करना है इसको। लर्न नहीं करना है तो फिर करोगे क्या इसका है। तो आंखें बंद करेंगे सभी लोग, ठीक है। हम कांग्रेस के बारे में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में रिवाइज करने वाले हैं। आंखें बंद होनी चाहिए, मेरी बंद है, तुम्हारी बंद होनी चाहिए। कब बना, कब बना, जैसे मैं बोलूँ कब बना, किसने बनाया, कहा तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। कब बना, 1885 में। किसने बनाया, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, फादर ऑफ कांग्रेस, ठीक है, फाउंडर ऑफ कांग्रेस। किसके टाइम पे बनी, कौन वॉइसरॉय था, डफरिन के टाइम पे। इमीडिएट कॉज क्या था, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी, जो 1883 में एक्ट आता है, 1884 में मतलब पास होता है 1883 में, प्रेजेंट मतलब एक तरह से इनिशिएट होता है, 1884 में पास होता है रिपन के टाइम पे। तो वो इसका कॉज था। देन इसके बाद सेशन होना स्टार्ट होते हैं। पहला वाला वो उमेश चंद्र बनर्जी प्रिसाइड करते हैं। कहाँ होता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में होता है। कितने लोग थे, 72 लोग। मुस्लिम कितने थे, 2 थे। विमेन कितनी थी, 1 भी नहीं थी। अगला वाला सेशन कैलकाटा में। कौन प्रिसाइड करता है, नौरोजी जी। कहाँ पे होता है, कैलकाटा में होता है। एंड ठीक है, बस कितने लोग अटेंड करते हैं, 434 लोग अटेंड करते हैं। अगला वाला कहाँ होता है, मद्रास में। कौन प्रिसाइड करता है, बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला वाला कहाँ होता है, अब मद्रास में तुम साउथ में चले गए, साउथ से अब ऊपर आ जाओ, इलाहाबाद आ जाओ। अब पहले तो तुम कहाँ पे थे, पहले वेस्ट में थे ना, बॉम्बे में, पहला सेशन बॉम्बे में। फिर तुम ईस्ट की तरफ गए कलकत्ता में, नौरोजी जी। फिर तुम साउथ में गए, बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास में। अब तुम नॉर्थ में आ जाओ, ठीक है, कहाँ पे, इलाहाबाद में। और इसको कौन प्रिसाइड करेगा, जॉर्ज यूल, पहला पहला ब्रिटिशर बना जिसने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया। अगला वाला वेडर बर्न ने प्रिसाइड किया था, और वेडर बर्न एकमात्र ब्रिटिशर था जिसने कि कांग्रेस के सेशन को 2 बार प्रिसाइड किया था। खैर, देन 1896 पहली बार वंदे मातरम गाया गया, अगर आपको याद हो। 1901 पहली बार गांधी जी ने अपनी अपीयरेंस दी, ठीक है। देन 1907 7 थाला फॉर अ रीज़न, सूरत नहीं देखेंगे तुम्हारी, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए। 1911 जनगण मन पहली बार गाया गया। 1916 अंबिका चंद मजूमदार, और 1907 किसने प्रेसाइड किया था, रास बिहारी घोष, बोस नहीं, रास बिहारी घोष, ठीक है। और अंबिका चंद मजूमदार 1916 लखनऊ सेशन, ठीक है, लखनऊ नाउ। अब हम पास पास आ जाएंगे, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आ गए। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में 1916। देन 1917 कलकत्ता में हुआ, बेसंत जीव ने प्रिसाइड किया, अन्नी बेसंत पहली महिला बनी जिन्होंने कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किया, 1917 हो गया। देन 1918 1924 पे आ जाओ, बेलगांव सेशन, ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाई गांधी जी। 1925 कहाँ पे हुआ, कानपुर में। किसने प्रिसाइड किया, सरोजिनी नायडू, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बन गई थी, ठीक है। 1929 लाहौर में। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, आगे देखेंगे, जैसे कि पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल डिक्लेयर किया गया कांग्रेस का। 26 जान 1930 को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया, और रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया। सब आगे देखेंगे, नेहरू 1931 कराची, पटेल जी ने प्रिसाइड किया, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे किसने प्रिसाइड किया, जेपी कृपलानी सबसे ज़्यादा बार, मदन मोहन मालवीय ने। और सबसे, अब आंखें खोल लो अपनी, और सबसे यंगेस्ट ध्यान रखना, सबसे यंगेस्ट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, जो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। 35 साल की एज में जो है वो बने थे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ। और हाँ, हरिपुरी और हरिपुरा और त्रिपुरी वाला मिस कर दिया, तो हरिपुरा त्रिपुरी दोनों बोस ने प्रिसाइड किया था, लेकिन त्रिपुरी वाला बाद में बोस जी ने रिज़ाइन करने के बाद तो राजेंद्र प्रसाद ने प्रिसाइड किया था, ठीक है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। एंड 23 जनवरी आज बर्थडे है किसका, बोस जी का, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ तक कि जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार, वो दिया जाता है, ठीक है, पराक्रम दिवस के दिन। क्लियर, ठीक। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि जो हमारी सरोजिनी नायडू थी, वो पहली भारत की फर्स्ट, ये तो स्टार्टिंग में देखेंगे, फर्स्ट इंडियन, सॉरी फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ एनी स्टेट थी, पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। इसी तरह जो जेबी कृपलानी ये, इनकी वाइफ सुचेता कृपलानी, वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की ही वो भी बनी थी, ठीक। अब आते हैं, बड़ा ध्यान से जब देखना इसको, गवर्नर जनरल, ठीक है। इस साल तो मेंस में नहीं, लेकिन पिछला मेंस में क्वेश्चन बना था इससे, ठीक है। और क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, रैंडम 25 ही क्वेश्चन आते हैं, और इतना सारा वास्ट सिलेबस है, तो क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। तो सारी चीज़ों पर हमें इंपॉर्टेंस देना होगा, ठीक है। गवर्नर जनरल पे आते हैं, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिक था। लेकिन 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 रुको 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 रुको, एक सेकंड रुको जरा, आई थिंक अपडेटेड PDF नहीं है क्या,
एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बात सभी को पता है, पता होनी चाहिए, क्योंकि हम ये एक्ट वाली क्लास पहले ही कर चुके हैं। तो पहले होता क्या था, मैंने आपको बताया था, 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। एक तो बंगाल की, एक बॉम्बे की, और एक मद्रास की। बॉम्बे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी। फिर हुआ क्या था 1773 में, ये सब पढ़ चुके हैं, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या बोला, आज से जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाएगा। तो क्या फ़र्क पड़ा इससे? फ़र्क ये पड़ा कि ये जो दोनों हैं बॉम्बे और मद्रास वाले, ये अब सब ऑर्डिनेट हो गए इन दोनों इसके, यानी अब मेन जो गवर्नर है वो ये है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल उस समय कौन था जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया? ही वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी के टाइम पे दोनों एक्ट पास हुए थे। कमेंट करके बताओ पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? इसी के टाइम पे पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। ईयर बताएंगे जल्दी से, कब हुआ था पहला एंग्लो मराठा वॉर? इसके एंड में ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी तो सब हमें पता है भाई। एंग्लो मराठा वॉर शुरू किस ट्रीटी से हुआ था? ट्रीटी ऑफ सूरत, रघुनाथ राव जाके ब्रिटिशर की गोद में बैठ गए थे। देन हुई थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर, देन ट्रीटी ऑफ वडगांव, देन लास्ट में हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में। याद है आपको? ठीक। और 1775 से लेकर 82 के बीच में यहाँ पे पहला एंग्लो मराठा वॉर होता है। और ये कब आता है पिट्स इंडिया एक्ट? 1784। अगर याद करो तो इसने ही बोर्ड ऑफ गवर्नर बिठा दिया था। कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था पहले से ही, लेकिन अब क्या कर दिया गया, बोर्ड ऑफ गवर्नर भी बिठा दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। ये इसके टाइम पे सेकंड, गलत लिखा है यहाँ पे, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर नहीं भैया, किसकी लिख रहा हूँ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होगा, ठीक है, मैसूर वॉर। हैदर अली, याद है आपको सेकेंड मैसूर वॉर कब हुआ था? हुआ था 1780 से 84 के बीच में। 82 में डेथ हो गई थी हैदर अली की। देन उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान आ गया था थ्रोन पे। तो ये दोनों इंसिडेंट्स किसके टाइम पे हुए थे? पूछता है ऐसे, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर। ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको इम्पीच किया गया था। इम्पीच इसलिए किया गया था, इम्पीच का मतलब है हटाने की प्रक्रिया, आपने पढ़ा है पॉलिटी में, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। क्यों? क्योंकि ये ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन, किसने इंडिया में रहते हुए खूब मोटा पैसा कमाया है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। वॉरेन हेस्टिंग, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर है इतनी चीज़? और क्या, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, इसी के टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी थी। याद है ना आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? क्यों जी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल याद है आपको? मैंने पढ़ाया था 1784 में। किसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी, जिसका नाम जे से शुरू होता है, जो कभी इंडिया नहीं आया था? जल्दी से बताओ। अब आ जाते हैं कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बारे में देख लेते हैं। ये वॉलिस कौन थे? कुछ चीज़ें तो आपको पता है, आपको देखने की ज़रूरत ना होनी चाहिए पहले तो। पहले सोचो कॉर्नवालिस के बारे में कुछ पढ़ाया है? बिल्कुल, पिछले लेक्चर में ही परमानेंट सेटलमेंट पढ़ रहे थे। 1790 कब आया था? 1793 में परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर आया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन पे आया था, जिसको कि हम ज़मींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी डेथ इंडिया में हुई थी और इसकी जो कब्र है, इसकी जो टूम्ब है, वो इंडिया में ही मिर्ज़ापुर जो जगह पड़ती है, तो वैसे पता तो हो गई सभी को मिर्ज़ापुर के बारे में। तो वहीं पे इसकी कब्र बनी हुई है, यानी कि परमानेंटली ये सेटल हो गया इंडिया में, परमानेंटली सेटल हो गया। और क्या बताया था इसने? दरोगा सिस्टम लाया था। दरोगा सिस्टम लाया था, जहाँ पर इसने ज़मींदार जो होते थे उनको असिस्ट करने के लिए भाई वसूली भाई की तरह एक्ट करते थे। और इसको हम, यानी कि जो मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम है जो आज देखते हैं, वो कॉर्नवालिस लेके आया था। इसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। उसमें भी इसने रिफॉर्म किए थे, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। और पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया था?
तो कॉर्नवालिस के रिगार्डिंग ये चीज़ ध्यान हो गई कि इसके टाइम पे हुआ था थर्ड मैसूर वॉर। कब हुआ था थर्ड मैसूर वॉर? 1790 से लेकर 92, और ख़त्म किस ट्रीटी से हुआ था? ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से ख़त्म हुआ था। क्लियर इतनी चीज़? ठीक है, इसलिए इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। जॉन शोर के बारे में ऐसे हमें को याद करना नहीं है, बस ध्यान रखना कि जॉन शोर आया था कॉर्नवालिस के बाद। अब आते हैं वेलेस्ली के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, बेंटिक से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो वेलेस्ली के बारे में, अब वेलेस्ली के बारे में तुम खुद सोचो, मैंने तुम्हें क्या बताया है? क्या बताया है तुम्हें? मैंने तुम्हें बताया है ये बंदा लाया था सब्सिडियरी अलायंस। ये चीज़ तो लिखी नहीं यहाँ पे। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस लाने का काम इसी ने किया था। सब्सिडियरी अलायंस क्या था? याद आया? सहायक संधि, कि एक परमानेंट ब्रिटिशर तुम्हारे कोर्ट में रेजिडेंट रहेगा, तुम्हें अपनी फोर्स डिस्बैंडन करके हमारी आर्मी रख लो। सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था? देन फिर किसने किया था? फिर किसने किया था? अवध ने कब किया था? कमेंट करके बताओ जल्दी से। सेकंड मराठा वॉर इसके टाइम पे हुआ था। पहला वाला वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। दूसरा मराठा वॉर वेलेस्ली के टाइम पे 1803 से 5। ठीक है, कितने साल ये गवर्नर जनरल रहता है? 7 साल के लिए। थाला फॉर अ रीज़न। फोर्थ मैसूर वॉर 1799, जिससे कि पूरा मैसूर किंगडम ही ख़त्म हो गया था। तो पहला बना था निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1798, देन आपका तंजौर, देन आपका मैसूर, ये दोनों 1799 में, ये 1798 में। ये किसका ब्रेन चाइल्ड था सब्सिडियरी अलायंस? कॉन्सेप्ट किसका था? किस फ्रेंच गवर्नर जनरल का, जिसने पहले दो एंग्लो कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच फोर्सेस को लीड किया था। देन उसके बाद अवध ने 1801 ये जो कॉन्सेप्ट था वो डुप्ले का था। याद है आपको? फ्रेंच गवर्नर जनरल। ट्रीटी ऑफ बसाइन 1802, याद है? ये वही ट्रीटी है जिससे कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ था, जो बाजीराव दी सेकंड, रघुनाथ राव के बेटे, ये ब्रिटिशर की गोद में कूद गए थे कि हमें पेशवा बनवा दो। और जब पेशवा बनवा दिया तो सब्सिडियरी अलायंस साइन करनी पड़ी 1802 में इनको भी। और फिर ब्रिटिशर जब इनको लगा यार ये तो धीरे धीरे कंट्रोल जाता चला जा रहा है, तो फिर ये तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में कूदते हैं। और जो तीसरा एंग्लो मराठा वॉर होता है वो इसके टाइम पे होता है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ही क्या बोलते हैं, वेलेस्ली के बाद यही आ गया था। वेलेस्ली के बाद और भी आए थे, जैसे कि बार्लो करके एक आया था, मिंटो आया था, उसके बारे में बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मिंटो 1 के टाइम पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1809 में। तो वो हुई थी किसके टाइम पे? मिंटो द फर्स्ट के टाइम पे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मिंटो द फर्स्ट के टाइम पे महाराजा, अगर आपको याद हो, ब्रिटिश और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी कि भाई सतलज नदी ये जो है ये एक तरह से बाउंड्री के तौर पे एक्ट करेगी। ठीक है, इसके ऊपर सिख किंगडम रहेगा और इसके नीचे वो रहेगा क्या, जो पूरा ब्रिटिशर्स हैं। देन 1839 में डेथ हो जाती है रंजीत सिंह की, और उसके बाद तो आपको पता ही है ब्रिटिशर अटैक कर देते हैं, है ना। लॉर्ड हेस्टिंग की अगर बात करेंगे, लॉर्ड वैसे ना लगाना तो नहीं चाहिए इनके नाम के आगे, 1813 से लेकर 23 10 साल तक ये रहता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, जिसके बाद पूरा ये सब खत्म ही कर दिया जाता है, पूरा मराठा एम्पायर को डिसॉल्व, पेशवाशिप को एबॉलिश कर दिया जाता है। एंग्लो नेपाल वॉर होता है, जो ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ सालबाई अलग है, वो पहले एंग्लो मराठा वॉर के बाद में होती है। ठीक है, ये आपकी सगौली जो एंग्लो नेपाल वॉर होता है, एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से लेकर 16 के बीच में होता है, 1814 से लेकर 1816 के बीच में। रैयत वाली जो सिस्टम है वो मुनरो और रीड लाते हैं, लेकिन इसी के टाइम पे आता है। रैयत कौन होता है, जल्दी से बताओ, रैयत का मतलब क्या होता है? और रैयत सिस्टम कब आया था, कहाँ पर आया था, ये किस थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड है? तो रैयत का मतलब होता है किसान, पेशेंट। रैयत वाली सिस्टम कब आया था? 1820 में। कहाँ पर आया था? साउथ वाले पार्ट में, मद्रास में। किस थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड है? तो ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड है। ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं जो पिछले क्लास में देखे थे। मिनटों पे आते हैं तो तो भैया पहले तो मिनटो आएंगे 1807 से लेके 13, तभी तो बाद में 13 से लेके 23 तक आएंगे हेस्टिंग। तो ये थोड़ा सा ऑर्डर में पहले ये स्लाइड पहले लग गई, ये बाद में लग गई है, ठीक है। लेकिन बात तो वही है कि ये पहले आ जाएगी स्लाइड, ये बाद में आ जाएगी। ऑकलैंड पे आ जाते हैं। तो पहला अफ़गान, ये क्वेश्चन सीजीएल में से पिछले वाले में पूछा गया था कि भाई पहला अफ़गान वॉर किसके टाइम पे हुआ था? किसके टाइम पे हुआ था? ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था ये, ठीक है। लेकिन अब समय आ चुका है 1813 तक देख लिया हमने, 1813 तक।
देन 1813 से 23 तक देख लिया हमने। इसके बाद तो एमहर्स्ट आया था और इसके बाद विलियम बेंटिक आया था। तो पहले हमें विलियम बेंटिक देखना है, देन आगे बढ़ेंगे। तो विलियम बेंटिक 28 से लेकर 35, 7 साल के लिए। अगेन यू नो थाला फॉर अ रीज़न। पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का। मतलब मत पूछना, क्योंकि हम सब मतलब देख चुके हैं कि 1833 के एक्ट ने क्या बोला था कि आज से जो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अभी मैंने बोला था कि इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई थी, अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे दी गई। भाई पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल है ये, ठीक है। तो 1833 के एक्ट ने एकदम और ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन कर दिया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विलियम बेंटिक, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को कि आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मैंने क्यों बोला बेंटिक को। ही एबॉलिश सर्किट कोर्ट जो उस समय चल रहे थे, रीजनल कोर्ट, उनको एबॉलिश किया इसने। ठगी, जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आपने मूवी भी देखी होगी, तो जो ठग्स होते थे कि भाई इनका माना था ये ठगी करते हैं, यानी लूट पाट करते हैं रोड वगैरह में, तो इनको सप्रेस करने का काम किया। सती को ख़त्म करने का काम किया। और इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों आप ये मुझे बताएंगे, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था। फादर ऑफ पिछले सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में, तो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के नाम से जानते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसी के टाइम पे आया था मैकुलेज मिनट। याद आया मैकुलेज मिनट? मैकुलेज मिनट क्या है? तो मैकुले का मिनट ये बोलता है, ये एजुकेशन के लिए था, जो 1835 में आता है कि भाई इंडिया में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी होनी चाहिए कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाओ लोगों को और वो धीरे धीरे वो पास ऑन कर देंगे। याद आया आपको? और इसको किसने नेगेट किया था कि नहीं ये फर्जी की बात है? किसने बोला था? जल्दी से बताओ। तो बेंटिक के रिगार्डिंग याद आएगा, सती ख़त्म किया, ठगी ख़त्म किया, सती ठगी ख़त्म किया, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाई है। और क्या किया? और सर्किट कोड अबॉलिश किया, ठीक है। मैकुलेज मिनट इसके टाइम पे है। अब आते हैं मेटकैफ। तो इसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से जानते हैं मेटकैफ को। क्योंकि हुआ क्या था, 1823 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था, अध्यादेश पास हुआ था, जिसने कि सारे प्रेस पे एकदम लिमिट कर दिया था उसको, मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो उसको हटाने का, उस ऑर्डिनेंस को रिपील करने का काम किया था, इसलिए इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से जानते हैं। बस इनके रिगार्डिंग इतना ध्यान रखना है, ठीक। 1 साल के लिए रहे थे, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई ब्रिटिशर चिढ़ गया कि ज़्यादा तुम बन रहे हो बड़ी अम्मा है। आ जाओ इधर। फिर आते हैं किस पे आते हैं, अभी ऑकलैंड का टाइम था। डलहौजी के बारे में बाद में देखेंगे। थोड़ा सा ऑर्डर में नहीं लगी चीज़ें, मैं लगा के ही आपको पीपीटी सेंड करूँगा। तो ऑकलैंड के रिगार्डिंग ध्यान रहेगा कि पहला अफगान वॉर हुआ था और रंजीत सिंह की जो मृत्यु है वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी। अफगान वॉर कब हुआ था? 1838 से 42 के बीच में, याद है आपको? है ना, जब ऑकलैंड ने फोर्सेस भेज दी थी, ये दोस्त मोहम्मद को हटा के शाह सूजा को बिठा दिया था, वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो फिर लॉरेंस आया था, लॉरेंस बिश्नोई नहीं, ठीक है, लॉरेंस करके एक आया था वॉइसरॉय। तो उसने बोला था कि हम पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी अपनाएंगे, यानी कि हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे इनके किंगडम में, ठीक। क्लियर रहती चीज़। देन इसके बाद आते हैं हार्डिंग द फर्स्ट। इनके टाइम पे पहला एंग्लो सिख वॉर होता है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब होता है? याद करो, 1839 में डेथ होती है रंजीत सिंह की। फिर बैक टू बैक वहाँ रूलर चेंज होते हैं सिख किंगडम में, दिलीप सिंह आते हैं। तो ये 1845 में, 1845 में शुरू होता है, 46 में। और किस ट्रीटी से ख़त्म होता है? ट्रीटी ऑफ लाहौर से ख़त्म होता है, ठीक है। और हार्डिंग 1 के 48 के बाद कौन आएगा? अब टाइम है किसका? डलहौजी का। किसका टाइम है? ये टाइम है अब, अरे भैया कहाँ गए डलहौजी? ये रहा है डलहौजी। तो डलहौजी के टाइम पे एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। याद है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? कैसे कैसे एक्वायर किया था? जल्दी से बताओ, किस किंगडम को पहले, किसको बाद में? ये भी पढ़ा चुका हूँ 1857 वाले रिवोल्ट में। पहली रेलवे लाइन जो है, पैसेंजर नहीं गुड्स वाली, बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में चली थी। बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में। विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में इसके टाइम पे, लेकिन कहीं कहीं पे आपको हो सकता है देखने को मिले कि कैनिंग के टाइम पे पास हुआ था। तो अगर ऑप्शन में ये ना हो कैनिंग हो तो कैनिंग टिक कर देना, दोनों हो तो फिर ये टिक करना डलहौजी। पोस्टल एक्ट आया था, टेलीग्राफ लाइन पड़ी थी इसके टाइम पे, पोस्टल एक्ट आया था। इसने जो है PWD का काम किया था, पब्लिक वर्क ये क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बोलेंगे। तो PWD का जो काम है वो भी इसी ने ही किया था, ध्यान रखना। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म, नहीं तो कुछ और मत समझ लो, पर्सन विथ डिसेबिलिटी मत समझ लो इसको तुम, हैं कि लंगड़ा लूला था ऐसा डलहौजी। पब्लिक
वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको सेटअप करता है, पहली रेलवे लाइन हो गई। और इसके टाइम पे वुड्स डिस्पैच आता है 1844 में, जिसको कि क्या बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी ने मैकोलेज मिनट ने जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसको नेगेट किया था, उसको खारिज किया था। बोला था कि लोकल लैंग्वेज में वर्नाकुलर्स में पढ़ाओ, सेकेंडरी लेवल पे एंग्लो वर्नाकुलर्स में, और टर्शियरी यानी कि जो हायर लेवल है उस पर आप इंग्लिश एजुकेशन दे सकते हो। ठीक। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की अगर बात करें, सतारा, संबलपुर, और किस किंगडम के बारे में इसने बोला था कि ये किंगडम इज़ लाइक चेरी, जो कि ब्रिटिशर्स के माउथ में गिरने वाली है। सतारा, संबलपुर, संबलपुर, जैतपुर, जयपुर नहीं जैतपुर। ठीक है, सतारा, संबलपुर, जैतपुर और उदयपुर। ठीक है, उदयपुर और झांसी। तो सतारा 1848 1848, संबलपुर जैतपुर 1849 1849, देन नागपुर 1852, झांसी 1853, और नागपुर अगर कभी गलती से पूछ ले तो 1854 में नागपुर कर देना। ठीक है, नागपुर। क्लियर रहती चीज़। और ध्यान रखना, इसी के टाइम पे ही सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था। जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध है वो इसी के टाइम पे हुआ था, 1848 से लेकर 49 के बीच में। क्लियर हो गई चीज़ें डलहौजी की। अब आएंगे वैसे तो कैनिंग आता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1857 में क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। ठीक है, 1857 में हो जाता है विद्रोह, और जब विद्रोह हो जाता है तो कैनिंग उस समय होता है। याद है आपको, जो पहला वॉइस रॉय बनता है। क्यों? क्योंकि 1858 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसको कि क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया था, क्वींस प्रोक्लेमेशन ने, उस समय क्वीन कौन थी, बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तुम हट जाओ। कैनिंग से बोला तुम कहाँ आ रहे हो, वहीं रुको, तुम अभी तक गवर्नर जनरल थे ना, आज से तुम वॉइस रॉय हो बेटा। ठीक है, तो तुम वॉइस रॉयशिप हमारी तरफ से इस्तेमाल हो। ठीक है, हो तो तुम ब्रिटिशर ही ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के टाइम पे जब पास हुआ था क्वींस प्रोक्लेमेशन, क्वीन विक्टोरिया थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है सर, कि पील कमीशन बना था, उसने बोला था कि इंडियंस का नंबर कम कर दो ब्रिटिश आर्मी में, ये बोला था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया था। उसने एक सेक्रेटरी ऑफ जनरल की पोस्ट क्रिएट कर दी थी, उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल दी थी। उसने बोर्ड ऑफ गवर्नर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया था। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बनता है, और डायरेक्ट अब क्राउन रूल था यहाँ पे। ठीक, क्लियर है कैनिंग के रिगार्डिंग, कैनिंग ही उस समय था। अब इसके बाद जो है और भी आते हैं, जैसे लॉरेंस आता है हमारा, लेकिन हमें पढ़ना है किसके बारे में, मेयो के टाइम पे। ठीक है, मेयो के टाइम पे। अब मेयो ने क्या किया था, तो मेयो ने क्या किया था, एक स्टैटिस्टिक्स, क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका क्या किया था, गठन किया था, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसका गठन करके, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन करके इसने पहली सेंसस करवाई भारत में, पहली जनगणना करवाई। जनगणना आप जानते होंगे कि भाई कितने लोग कहाँ रह रहे हैं, कितने मेल हैं, फीमेल हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितना सेक्स रेशियो है, ये सारी चीज़ें देखने का काम सेंसस में होता है, जो हर 10 साल में होता है, ये हमें पता है ना। तो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया हम स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे भी पूरा। तो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये जो है, और इस बार पढ़ लीजिएगा अच्छे सेंसस 2011 वाला, नहीं तो अब नया होने मतलब स्टार्ट हो गई हुई शायद एक्टिविटी, और अगले साल तक नया आ जाएगा आपका, अगले साल बोल रहा हूँ, इस ईयर के एंड तक आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए जितने जल्दी पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं तो फिर से एक नया सेंसस पढ़ना पड़ेगा, सारे नए डेटा। तो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया और पहला सेंसस किया, बट दिस वॉज नॉट अ कंप्लीट और अ सिंक्रनाइज्ड सेंसस, पहला कोई कंप्लीट सेंसस नहीं था। ठीक है, और इनको जो है ये ध्यान रखना। ठीक है, पहला सेंसस, तो सेंसस के रिगार्डिंग अगर आपको थोड़े मज़े लेने हैं तो आप देख सकते हैं इसको, है ना। ये पीपली लाइव करके जो मूवी है ना, तो उसमें इन भाई साहब को, परेश रावल को बोला जाता है कि जाके सेंसस करके आओ, कितने लोग, कितनी वीमेन है ना, कितनी वीमेन मैरिड है, मैरिड नहीं है, कितने किड हैं, कितने बच्चे हैं। तो पूछते हैं इनसे, आर यू मैरिड, शादी हो गई है, बोलती नहीं, ये बोलते हैं बच्चे कितने मार खा जाते हैं। अब अगले वाले में जाते हैं, अगले घर में, इनसे पूछा, मतलब ये पूछते हैं कि पूछते हैं कि पहले तो ये पूछते हैं कि बच्चे कितने थे, तो बोलता है 2, और फिर पूछते हैं शादी हो गई है, वहाँ से भी झापड़ खाते हैं ठीक है, तो खैर, और हाँ, तो ये जो है, ये मेयो जो जी थे हमारे, इनकी डेथ हो गई थी। एक्चुअल में क्या थे, ये जब अंडमान निकोबार गए थे वहाँ की जेल में, तो वहाँ की जेल में एक अफ़गान बंद था, उस अफ़गान का नाम था शेर अली अफरीदी। ठीक है,
उसने पीछे से आके एक चाकू से इनको गोद डाला, चाकू से चाकू चाकू ही मारा इनको, ठीक है। तो इन उसकी वजह से इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, ठीक है। होपफुली समवन सर्वाइव्ड। खैर, तो अभी आते हैं लिटन पे, ठीक है। किस पे आते हैं? लिटन पे। ये 1876 से लेकर 80 तक था। और इसके टाइम पे क्या क्या हुआ? इसके टाइम पे इसने बहुत गंदे गंदे काम किए, एकदम लिटर टाइप था, एकदम गंदगी टाइप था, ये लिटर टाइप था, है ना। लिटर वर नहीं होता हर जगह गंदगी जो फैलाते रहते हैं, तो वैसा टाइप था ये, इसने गंदगी फैलाई। अंश कार्डियन 2000 रुपये क्या? इंस्टा कार्डियन 14 एवरी फॉलोअर गेट 100 INR। क्या भाई, क्या है, क्या लिखना क्या चाह रहा हो? आई हेट लिटन, अच्छा चलो भाई। तो यहाँ पे लिटन जो है, हाँ, लिटन ने क्या क्या लेटर फैलाया यहाँ पर, क्या क्या गंदगी फैलाई। तो इसने तो आर्म्स एक्ट लेके आया, दो बार आई थिंक लिखा है। तो आर्म्स एक्ट 1878 में क्या था? तो आर्म्स एक्ट में ये था कि अगर कोई भी इंडियन अगर आर्म्स यानी हथियार पोजेस नहीं कर सकता, ब्रिटिशर से पूछे हुआ, परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी वर्नैकुलर न्यूज़पेपर है ना, वर्नैकुलर न्यूज़पेपर का मतलब होता है, इतना तो आप समझ ही होंगे अभी तक, वर्नैकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। तो वो हमारी बिना परमिशन के, बिना हमारी नहीं छप सकता। क्यों? क्योंकि इनकी बुराई हो रही थी ना ब्रिटिशर की, ब्रिटिशर्स की बुराई हो रही थी दबादब तरीके से, जो लोकल लेवल के जो न्यूज़पेपर थे वो कर रहे थे। तो इन्होंने अब ये ले आए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कि अब अगर लाना है, कुछ भी पब्लिश करना है, तो हमसे पूछ के करोगे। ये सिर्फ लोकल लेवल के जो रीजनल लैंग्वेज थे उनके न्यूज़पेपर के लिए था, इंग्लिश के लिए नहीं था। इसीलिए जब ये मैं बता रहा था शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार पत्रिका है, उन्होंने अपनी रातों रात ही उसको अंग्रेजी में जो है कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। खैर, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और आर्म्स एक्ट आया था। बंगाल गैजेट पहला न्यूज़पेपर था, ध्यान रखना भाई, जेम्स ऑगस्टस हिक्की पहला न्यूज़पेपर था। और इसी के टाइम पे ही और क्या हुआ था, और भी तो कुछ हुआ था। हाँ, पहला दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार क्या था? तो जैसे कोई किंग या क्वीन बनता था ब्रिटिश में, नया ब्रिटेन में, तो उसको यहाँ बुला के सेवा पानी करी जाती थी कि ये इंडियंस को बताने के लिए कि ये हैं आपके नए महाराजा या महारानी। तो पहला दिल्ली दरबार जो है 1877 में इसी के टाइम पे होता है, ठीक है। 1877 में इसी के टाइम पे होता है। और लिटन के टाइम पे ही जो मैक्सिमम एज है सिविल सर्विसेज की, वो 21 से घटा के 19 कर दी गई थी। और मैंने आपसे पीछे पूछा था कि पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया, वैसे तो मैंने एक्ट वाली क्लास में लिखाया भी था आपको, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन थे? जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को अलाउ किया गया था, तो पहले इंडियन बने थे वो। क्लियर है ये चीज़? टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए थे, उनमें से पहला वाला इसने ऑर्गेनाइज किया था 1877 में, 1877 में। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिपन पे। तो जो भी गंदगी इसने फैलाई थी उसको समेटने का काम किया था रिपन ने। ये कितने साल रहा? 1876 से 80, 4 साल। और रिपन भी रहे 4 साल। क्या क्या काम किए? एक तो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इन्हीं के टाइम पे हुई थी, जो एल्बर्ट एक्ट पास हुआ था, 1883 में आया था, 1884 में पास हुआ था वो। पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया, जहाँ पे इन्होंने बोला क्या कि जो भी 7 से 12 साल के बच्चे हैं उनको 9 घंटे से काम ज़्यादा नहीं करवाया जा सकता है। 7 साल से जो नीचे के बच्चे, उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। आप देख सकते हैं कि कितने मतलब कितना मेहनती होते होंगे उस टाइम के बच्चे। और आजकल के बच्चे, ये जेंजी बच्चे क्या कर रहे हैं? ये तुम भी लोग भी तो जेंजी ही होगे, है ना। इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, क्यों? रीलें स्क्रॉल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। 7 से 12 साल तक के बच्चे, अब सोच लीजिए काम करते होंगे 7 साल के अंदर वाले, तभी तो उसको एक्ट लाना पड़ा। सोच सकते हैं 7 से 12 वालों को 9 घंटे से ज़्यादा फैक्ट्री में काम करवाया जाता होगा, ठीक है, तभी तो एक्ट लाया होगा। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1881 में, 1881 में। 1881 में जो गंदगी फैलाई किसने? रिपन ने। क्या? वीपीए और आर्म्स एक्ट जो लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, उन दोनों को ख़त्म कर लिया। ही रिपील्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड ऑल्सो आर्म्स एक्ट। कब? 1882 में। दोनों को वो किया। दोनों ही लिटन लाया था 1878 में, और दोनों को ही रिपील किया रिपन ने 1882 में। पहला कंप्लीट सेंसस इनके टाइम पे हुआ था 1881 में। पहला अनकम्प्लीट या फिर अनसिंक्रोनाइज सेंसस मेयो के टाइम पे हुआ था 1872 में, 1872 में, ठीक है। कब हुआ था? 1872, 1872 में। और जो पहला कंप्लीट सेंसस होता है वो 1881 में होता है।
इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने लोकल लेवल में भी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में, जो आज आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी बोलते हो, तो उसके फॉर्मेशन में हेल्प किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और जो हंटर कमीशन है विच वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित था, वो भी इन्होंने बनाया 1882 में। तो इसीलिए इनके नाम के आगे हम लॉर्ड लगा सकते हैं, बिकॉज इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे काम करके गए थे हमारे लिए। ठीक है, अब इसके बाद कौन आएगा याद करो। 1884 के बाद 1885 कांग्रेस बनती, डफरिन आएगा हमारा। ठीक है, डफर है ना, तो डफरिन आएगा। तो रिपन ने एक तरह से लिटन की गई करतूतों को साफ किया था। अब कौन आएगा, रिपन के बाद फिर रिपन आ गया क्या। चलो, तो रिपन के बाद अब टाइम था किसका, लिटन डफरिन का। तो डफरिन के टाइम पे कांग्रेस यहाँ पर बनती है। करजन के टाइम पे क्या होता है, ठीक है, तो करजन के टाइम पे ध्यान रखना है पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, ये हम कल देखेंगे। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट, ये होता है। करजन नहीं भैया, ये क्या लिखा हुआ है करजन ये था करजन। ठीक है, करजन किचनर कंट्रोवर्सी भी इन्हीं के टाइम पे होती है। एक्चुअल में किचनर जो था उस समय मिलिट्री कमांडर था, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा विवाद चल रहे थे। तो बस विवाद जो है ध्यान रखना, वैसे बात है कि करजन के टाइम पे होंगे। और यंग हस्बैंड कमीशन मिशन जो भेजा गया था तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत में मिशन भेजा गया था, वो भी करजन के टाइम पे ही भेजा गया था। ठीक है, हार्डिंगे सेकंड के टाइम पे तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था, जहाँ पे कैपिटल शिफ्ट हुई थी। ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, कैपिटल शिफ्ट कहाँ से कहाँ। तो कैलकाटा से दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट किया गया, कलकत्ता से दिल्ली को नई राजधानी बनाई गई, हार्डिंगे सेकेंड। और तीसरा दिल्ली दरबार जब ऑर्गेनाइज किया हार्डिंगे सेकेंड ने, वैसे तो जैसे रहता है हम आगे पढ़ेंगे, जो कल ही पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे, कल ही इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई यहाँ पर दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया किंग जॉर्ज 5 के लिए। ठीक है, किंग जॉर्ज 5 नए किंग बने थे, तो उनके लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। और तो कुछ नहीं है बीच में छूट रहा है। वैसे आप अगर ध्यान से देखें, करजन 1899 से 1905 तक था, और ये 1910 में आए थे हार्डिंगे सेकंड। ठीक है, बीच में एक और रहे थे, मिंटो 2 बोलते हैं उनको। ठीक है, जो मिंटो 2 थे, मिंटो नंबर 2, ये 1905 से लेकर 10 तक थे ये। ठीक है, तो वो जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था, वो इसके टाइम पे आया था। 1909 का जो एक्ट था वो आया था इसके टाइम पे, प्लस मुस्लिम लीग बनी थी इसके टाइम पे। ठीक है, मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, प्लस सूरत स्प्लिट, याद है आपको, सूरत सेशन कांग्रेस का हुआ था, और उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बट गए थे, तो वो मिंटो 2 के टाइम पे हुआ था। देन हार्डिंगे 2 आया था। अरे यार, मिंटो 2 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान, थोड़ा सा ऊपर नीचे बस। देन आया था केल्म्सफोर्ड। केल्म्सफोर्ड कब से कब तक लेके था, 1916 से लेके 21। ठीक है, 5 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 वाला, जिसको मॉन्टैगी चेल्मफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं बिकॉज मॉन्टैगी उस समय सेक्रेटरी था, जो चेल्म या फिर जो भी बोलो केल्म्सफोर्ड, वो उस समय वॉइस रॉय था। जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों बोलते हैं, जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1909 का, क्योंकि उस टाइम पे मिंटो वॉइस रॉय था और मॉर्ले सेक्रेटरी था। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। रॉलेट एक्ट इसी को बोलते हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो इसी के टाइम, सब आपको याद हो जाएगा। अभी रॉलेट एक्ट पढ़ा नहीं है, जलियांवाला बाग पढ़ा नहीं है, तो सब आपको याद हो जाएगा आगे। ठीक है, और तो कुछ नहीं है रीडिंग के टाइम पे, बस तुम अगर टेन्योर याद रखोगे ना, लिखवाने की ज़रूरत है नहीं मुझे, सब याद हो जाएगा यार। ठीक है, चौरी चौरा जब तुम पढ़ोगे, मोपला रिवोल्ट, सब याद हो जाएगा। ठीक है, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, तो अभी ये मैं छोड़ रहा हूँ, या तो इसको हम भरेंगे तब जब आखिरी क्लास होगा, क्योंकि अभी हम भरवा दूंगा तो सिर्फ भर ही जाएगा, ये समझ पल्ले पड़ेगा नहीं, क्या काकोरी है, क्या एच आर है, क्या एच एस आर है, क्या क्विट इंडिया है, क्या ये सब साइमन कमीशन है, समझ नहीं आएगा नहीं आपको। ठीक है, कंसिडरिंग के भी आपने उसको नहीं पढ़ा है, तो आखिरी क्लास में हम करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सभी को। तो पहले मतलब थैंक यू इन द सेंस कि अभी क्वेश्चन लगाने हैं, थैंक यू को काफ़ी लोग ये मतलब समझ लेते हैं, चलो भैया चलो निकलो अभी चल के इंस्टाग्राम चलाते हैं चल के, है ना। अंश कादियान क्या है भाई, 2000 रुपये 1000 रुपये भेजे जा रहे हो, क्या हो गया एकदम से। भाई अभी मैं ब्लॉक कर दूंगा, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं अंश जी, तो अब दोबारा मत करिएगा, नहीं तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि उससे मतलब फिर बच्चों का वो होता है। ठीक है, उनका वो ड्रॉप होता है। ठीक है, तो दोबारा मत कर सर, कॉर्नवालिस का टूम गाजी। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, यस 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 यस।
गाजीपुर, गाजीपुर में यार वो बिल्कुल मिर्ज़ापुर फ्लो में निकल गया। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये हम देख चुके हैं, ये भी वैसे देख ही चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ये हरिपुरा, ये त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज, लाहौर सेशन, ठीक ठीक सब कुछ देखा हुआ। चलो तो यार यहाँ पे गाज़ीपुर कर लो यार, मिर्ज़ापुर मैंने गलती से लिख दिया। कहाँ गए भैया, मेरे मुँह से निकल गई। कहाँ हो भैया वॉरेन हेस्टिंग, मेरे मुँह से निकल गई। कहाँ हो, सॉरी कॉर्नवालिस कहाँ हो ये, गाज़ीपुर। ठीक है, गाज़ीपुर और मिर्ज़ापुर में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है मुझे, सेम सेम लगते हैं, भाई भाई लगते हैं दोनों। चलो पहला क्वेश्चन करो, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन इंडिया केयरफुली। तो हिस्टोरिकल एविडेंसेस आपको बताना है। 18 वालों के लिए फेयर कीजिए सर, फेयर कीजिए मतलब सर ध्यान भंग होता है अकार्डियन को कहिए। उत्कर्ष जी, भाई अकार्डियन जी सुधर जाइए, नहीं उत्कर्ष जी अभी आपको फिर, है ना। तो कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट, भाई यहाँ पे क्वेश्चन में फोकस करो ना, ध्यान तुम लोग क्या कमेंट में ध्यान दिए रहते हो क्या, पूरा की जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दिए हो। और कमेंट ऑफ करने का भी तो होता है, क्रॉस करने का, उसको सीधे लैंडस्केप मोड में रखो। और जब डाउट हो तो पूछ लो अपना। क्या कमेंट सेक्शन में तुम्हारा फोकस है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस है, ये मुझे समझ नहीं आता कि डिस्ट्रैक्शन जो होता है। अब ये मत सोचना कि सर है ना, एक भाई साहब लिख रहे थे कि सर सर क्यों बोलेंगे, सर को तो रुपए मिल रहे हैं। बेटा रुपए ही कमाने होते तो मैं ऐड लगा देता वीडियो में, एक भी वीडियो में ऐड नहीं होती है। ठीक है, अब हर चीज़ के लिए मैं जस्टिफिकेशन देना नहीं चाहता हूँ। जैसे खैर वो तो रिज़ल्ट ही बताता है, रिज़ल्ट देख लिया आपने, है ना। अभी तक ये समझ लीजिए कि अब तो खैर जब फाइनल आएगा तो पता ही चल ही जाएगा आपको कि जो अभी रैंक चल रही है, ठीक, जो रैंक्स चल रही है उसमें टॉप 50 में कम से कम जो अभी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने भेजे हैं और निकल के आएंगे, जब फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो नहीं पता है, जब इंटरव्यू वगैरह लोग लेते हैं, मैं तो लेता नहीं हूँ, तो लगभग टॉप 50 में ही 12 से 15 स्टूडेंट अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, जिनमें कि टॉप 10 में ही आई थिंक 3 से 4 हैं। ठीक है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अब वही मैंने भी सोच लिया कि भाई एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, सो शुड यू फॉलो दोज, है ना, थिंग्स कि भाई एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन इंडिया केयरफुली। तो द इंडियन प्रेस फेल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, 1878। अंशुमन सिंह एक सेकंड बताते हैं अभी। देखो जवाब मिल गया क्या, जवाब शायद मिल गया होगा अंशुमन, है ना। चलो, इंडियन प्रेस एक्ट फेल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। पूरे नहीं दिए तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा है वो ऐड कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने पूरे करवाए भी नहीं अगर आप देखो तो। सर आप मास्क पहनकर इंटरव्यू लेना। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो द इंडियन प्रेस सर आईपीसी कैनिंग के टाइम पे आया था। ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, एक सेकंड रुकना, लिख देता हूँ मैं। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो गई हैं। उसी में यार नोट कर लेना, ठीक है, जहाँ पे वो वाली स्लाइड लगी हो इसकी कैनिंग की, पता नहीं कहाँ लगी है कैनिंग की, ऊपर तो नहीं लगी है। तो यार जहाँ पे भी कैनिंग की स्लाइड लगी है ना, एक सेकंड, ये वाली स्लाइड नहीं है आई थिंक, ये वाली है। तो कैनिंग कहाँ गए, आई थिंक है नहीं यार यहाँ पे कैनिंग का, जहाँ पे लिखवाया था एक बार उसको ऐड कर लेना वहाँ पे। ये रहा कैनिंग, तो इसमें ऐड कर लेना आईपीसी सीआरपीसी जो है ना, इंडियन पिनल कोड 1860 में आया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसी के टाइम पे आया था वो। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले यूपीएससी वाले करते हैं। इंडियन प्रेस फेल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी वीपीए ऑफ 1878 और वीपीए ऑफ 1878 वाज
इंट्रोड्यूस्ड बाई दी वाइसरॉय लिटन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ हिज ओन लॉ मेंबर। तो ऐसा तो है नहीं यार, इंडियन प्रेस इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल प्रोटेस्ट तो किया ही होगा उन्होंने, ठीक है, कि भाई वो वीपीए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑब्वियस सी बात है वर्नाकुलर प्रेस के अगेंस्ट में था, तो प्रेस उसके अगेंस्ट नहीं प्रोटेस्ट करेगा तो कौन करेगा? तो पहला वाला तो गलत होगा। वीपीए ऑफ 1878 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिटन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ हिज ओन मेंबर, ये सही है। तो जो लॉ मेंबर था, ठीक है, उसने मना किया था इसको लाने के लिए, लेकिन फिर भी ये लाया, ठीक है, फिर भी वो लाया इसको। तो यहाँ पर पहला वाला गलत, दूसरा सही होगा। सर आप मंकी कैप लगा के इंटरव्यू लेना, हाँ बेटा, हर जो तुम बोल रहे हो सब कुछ कर लेंगे, पहले क्वेश्चन कर लो, है ना। मंकी कैप भी लगा लेंगे, मास्क भी लगा लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडिटर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो न्यूज़पेपर और एडिटर बताओ जल्दी से। नवजीवन, मराठा, बंगाली और वॉइस ऑफ इंडिया। तो भाई नवजीवन, यस, नवजीवन महात्मा गांधी, मराठा बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी और वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। बताओ भैया। तो दिल्ली पुलिस के लिए एक वीडियो जल्दी आएगा। कॉर्न शोर करता है फूटने के बाद, कॉर्न वॉलिस देन शोर, हाँ ऐसे भी याद कर सकते हो अपने अपने बना के। स्पाइडरमैन मास्क, हाँ अच्छा स्पाइडरमैन मास्क, हाँ वो एक चलता है ना, एक बंदा को इंस्टाग्राम पे वो कुछ ऐसे खाता जाएगा, है ना, और कुछ रिएक्ट करता है वीडियो देखा है मैंने इसको एक दो वीडियोस, तो वैसा टाइप करते हैं। तो नवजीवन महात्मा गांधी बिल्कुल सही है। मराठा केसरी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे, सही है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, ये भी सही है। वॉइस ऑफ इंडिया अभी बताया था गोपाल कृष्ण गोखले, नहीं कौन, दादा भाई नौरोजी, ठीक। तो बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसको करिए सीडीएस इसी बार के पेपर का सवाल है, ये थोड़ा सा टफ टाइप लग रहा होगा, लेकिन करिए, अब आया है तो क्वेश्चन कर ही लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी अर्ली फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। सीडीएस 2024 क्वेश्चन है, अर्ली फेज के बारे में क्वेश्चन है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी एंड अदर्स फॉर्म दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान्ड एन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कैलकाटा। A.O. Hume decided to create an all India body as a rival to the above organization to give vent to the event। तुम्हें समझ में आया? वेंट मतलब वो होता है छेद, मतलब वोल्केनो का, तो वहाँ से लावा निकलता है, जहाँ से वोल्केनिक एशेज निकलती हैं, गैस निकलती हैं, याद आया? तो वो वेंट, तो काइंड ऑफ वेंट ओपनिंग की तरह था। बताओ जल्दी से। सर नेक्स्ट फिजिक्स करवा दीजिए आयुष, देखते हैं। NTPC पे की सीरीज़ डेली टारगेट जी जल्दी स्टार्ट होगी। सर आपके बुक में सारे कंटेंट है ना? बिल्कुल, कुछ जो इक्का दुक्का एक्स्ट्रा होता है वो तो आपको ऐड करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसी वजह से, हाँ तीनों से, ठीक है। चलो तो अभी हिस्ट्री में आ जाते हैं। तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी एंड अदर्स फॉर्म दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, है ना। KT तेलांग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, यही तो थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई थी इन्होंने, याद है आपको, 1885 में। पहला सही है। यहाँ 1 2 1 and 2 2 and 3 1 and 3 नहीं है, यहाँ पे पूछा कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो एक तो सही हो गया, यानी कि ये वाला तो गलत हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान्ड एन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता, वही इंडियन नेशनल एसोसिएशन है फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाई थी 1876 में, वही है ये। तो ये वाला भी गलत हो गया। A.O. Hume decided to create an all-India body as a rival to the above organization to give vent to the grievances of the poor and marginalized Indians। तो गरीबों के लिए पार्टी बनाई गई थी क्या ये कांग्रेस की, और इन पार्टी के अगेंस्ट में? ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं कि इन पार्टी के अगेंस्ट में, विरोध में बनाई गई, क्योंकि इन पार्टी के जो मेंबर थे काफ़ी, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए। बदरुद्दीन तैयब जी तो खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे तीसरे वाले सेशन में, याद है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी खुद यहाँ पे मेंबर थे कांग्रेस के, तो ऑब्वियस ही बात है उसके अगेंस्ट थोड़ी ना बनी होगी, नहीं तो ये लोग क्यों ज्वाइन करते हैं उसको। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B2। दो स्टेटमेंट सही है। पहला सेशन कांग्रेस का किसने प्रेसाइड किया था? CISF का असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओ जल्दी से तुम। और CISF के बारे में पता है ना कि CISF पहली CAPF बनी है जिसने कि एक ऑल वेमेन फोर्स को, एक ऑल वेमेन बटालियन को पूरा रेस किया है ना। तो यहाँ पे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका सही, सॉरी पूछ रहा है कि प्रिसाइड किसने किया था, मुझे लगा फाउंडर पूछा है, तो दादा वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। दूसरे वाले को किया था
ये कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। दूसरा वाला कलकत्ता में हुआ था, उसको इन्होंने प्रिसाइड किया था। तीसरा वाला बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास। चौथा इलाहाबाद, किसने प्रिसाइड किया था? जॉर्ज यूल ने, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, किसने बनाया था? जल्दी से बताओ भैया। ऑल वुमेन बटालियन सही है। तो वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इम्पीच किया गया था इसके टाइम पे। और क्या हुआ था इसके टाइम पे? हुआ था एक तो पहला एंग्लो मराठा वॉर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी थी। कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट आया था। और गाजीपुर में इसका टूम बना हुआ है, दरोगा सिस्टम लेके आया। और इसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। बेंटिक, ठगी खत्म किया, सती खत्म किया, सर्किट कोर्ट अबॉलिश किया। और क्या किया? मैकालेज मिनट इसके टाइम पे आया। और सर्किट कोर्ट वो तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। डलहौजी है अपना, जिसके टाइम पे क्या हुआ था? पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में, ठीक है। और जो पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में, उसकी डिस्टेंस कितनी थी? किसी को पता है कितनी डिस्टेंस थी बॉम्बे और थाने के बीच में? तो ये चीज़ है। और क्या डलहौजी ने किया था? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और क्या किया था? एक तो टेलीग्राफ लाइन बिछाई थी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, जिसके तहत सतारा, संबलपुर, जैतपुर, ठीक है, और उदयपुर और जो क्या बोलते हैं झांसी और देन नागपुर, उनको एक्वायर किया गया था। ठीक, क्लियर है। तो डिस्टेंस कितनी है बॉम्बे से थाने के बीच में? लगभग है आपकी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 किलोमीटर, ठीक है। 23 किलोमीटर की लगभग ये डिस्टेंस है आपकी, ठीक है। क्योंकि आई थिंक शायद जितना मुझे याद है पूछा था एक बार इसने, है ना। चलो सर प्लीज़ एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करना है सौम्यदीप दत्ता। देखो, द इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। कौन लाया था? लिटन। पर्पस क्या था? कि जो लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, ठीक है, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, इसलिए लाया था। तो अगर उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए आया था और ये बोल रहा है कि इंडियन प्रेस फेल हो गई इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने में, प्रोटेस्ट किया ही नहीं, किया था प्रोटेस्ट। या तो आप ऐसे याद कर लो, या फिर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उस समय कैसे अटेम्प्ट करोगे कि भाई उस प्रेस के खिलाफ ही है तो प्रेस ने तो प्रोटेस्ट किया ही होगा ना। तो पहला वाला गलत हुआ। और ये तो हम पढ़ ही के आ रहे हैं भी, मतलब पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, पढ़ा तो है, लेकिन ये है इसमें पूछा कि क्या वो अपने लॉ मेंबर के अगेंस्ट गया था लिटन। तो ये बात सही है कि लॉ मेंबर ने इसके बोला था कि इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये क्या लाया था? लिटन ले आया था। आर्म्स एक्ट भी लाया था। और दोनों को रिपील करने का काम किसने किया था ये बताइए कॉमेंट में। और लिटन के टाइम पे अगर याद हो सेकेंड अफगान वॉर भी हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब आ जाते हैं एसएससी के क्वेश्चंस करते हैं। स्टैब्लिश्ड इन 1885 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था? तो ये बनी थी आपकी, आपको पता है CPI हम पढ़ेंगे 1920 से बनती है, ये 1906 में बनती है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है 1866 में बनती है। दादा भाई नौरोजी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है आपकी। जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज ये तो आसान ही है आपके लिए। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ INC इन 1885? 1885 में फाउंडर कौन था? MTS 2024 में क्वेश्चन पूछा गया आपका ये, INC का फाउंडर। तो चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, AO ह्यूम था फाउंडर, ठीक है। एनी बेसेंट, याद करिए 1917 का जो कैलकाटा सेशन था उसको प्रिसाइड करके पहली विमेन बनी थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी सेशन को प्रिसाइड किया था। महात्मा गांधी की पहली अपीयरेंस 1901 में दिखी थी। देन 1924 का जो बेलगांव का सेशन हुआ था कर्नाटक में, उसको प्रिसाइड किया था एंड इट वॉज द ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाई गांधी जी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ INC? जब ये बना था तो उस समय वॉइस रॉय कौन था? तो रिपन नहीं था, रिपन तो टिल 1884 था। और इसके टाइम पे क्या क्या हुआ था बताओ जल्दी से, कौन था? डफरिन। मेयो के टाइम पे पहली इनकम्प्लीट सेंसस हुई थी और शेर अली अफरीदी ने मार डाला था इनको, ठीक है। टिल 1884 थे ये, ठीक है। और इनके टाइम पे पहला फैक्ट्री एक्ट, VPA और आर्म्स एक्ट को रिपील किया था। एल्बर्ट बेल कंट्रोवर्सी हुई थी और अंडर एजुकेशन कमीशन आया था। और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और पहली कंप्लीट या सिंक्रनाइज सेंसस रिपन के टाइम पे ही हुई थी। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड? तो पहला सेशन कब हुआ था? 1885 में बॉम्बे में। दूसरा 1886 में, कहाँ पे? मद्रास, कलकत्ता में। तीसरा 1887 में, कहाँ पे? मद्रास में। और चौथा 1888 में, कहाँ पे? इलाहाबाद में। In which of the following sessions of the Indian National Congress did George Yule became the president in 1888? 1888 में कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। And he became the first अंग्रेज, फर्स्ट ब्रिटिशर
टू प्रिसाइड दी सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। और मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 में हुआ था, 1887 में, है ना। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, रिवाइज हो जाए, नहीं तो फिर एग्ज़ाम दे के यही आके बोलोगे कि सर हम तो याद ही नहीं रहा, हमें तो हम तो भूल गए, ये तो नोट्स में भी था। INC सेलिब्रेटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इन कॉलोनियल इंडिया ऑन, तो पहला आज़ादी का दिवस कब मनाया गया? 2 अक्टूबर 1929, 29 अक्टूबर 1929, 15 अगस्त 1930, फिर 26 जनवरी 1950, सॉरी 30। तो हमने देखा था 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था, इसीलिए तो फिर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया था इसी दिन, 26 नवंबर को नहीं किया था, ठीक है। चलो अगला है आपका, एंड दैट इज व्हाट इट इज दैट हु लेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स फर्स्ट एनुअल सेशन, तो किसने लीड किया था? उमेश बनर्जी, याद है आपको, है ना। A.O. ह्यूम जो ऑर्निथोलॉजिस्ट उसने बनाया था। चलो भाई, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन, याद रखोगे 1876 में, राइट। दादा भाई नौरोजी, क्या याद किया था? रस्त गुफ्तार, ड्रेन थ्योरी दी थी कि किस बुक में? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश लॉ इन इंडिया में पहले इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, पॉवर्टी लाइन दी थी पहली बार इन्होंने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट दिया था, पहले इन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर निकाला था, रस्त गुफ्तार निकाला था, और स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे ये, ठीक है। किस में? 1886, दूसरा वाला सेशन 1893 एंड 1906। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर यहीं पे इंडियन लिख देता तो आंसर, सॉरी एनी बेसेंट, तो अगर इंडियन लिख देता तो आंसर वुड बी सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट ने 1917 का 1917 का कलकत्ता का सेशन प्रिसाइड किया, और नायडू जी ने 1924 का कानपुर का जो सेशन है उसको प्रिसाइड किया था। 14 सरोजिनी नायडू सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC SSC GD 24, धड़ाधड़ उड़ाते जाइए क्वेश्चंस को। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द INC एट, कहाँ पर? कानपुर, 1925। देख रहे हो, CGL 2022 और MTS 2024। विच अमंग द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द INC वॉज द फर्स्ट सेशन टू बी प्रेसिडेड बाई अ लेडी, किसी लेडी ने प्रिसाइड किया। अभी देखा, एनी बेसंत, कौन सा? 1917 कलकत्ता का। और 1916 का क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? नेहरू ने प्रिसाइड किया 26 जनवरी 1930, आपको याद हो, पहला इंडिपेंडेंस डे, तिरंगा फहराया गया था रावी नदी के तट पे, और इसको सरोजिनी नायडू ने प्रिसाइड किया था। और 1907 सूरत नहीं देखेंगे, मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट हो गया था, नरम दल वर्सेस गरम दल, अलग हो गए थे दोनों। 1916 में दोनों फिर से रीयूनाइट हो गए थे, कौन? गरम दल और नरम दल, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। और एक पैक्ट साइन हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, किसके बीच में? मुस्लिम लीग और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। ये सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? रास बिहारी घोष ने। इसको किसने प्रिसाइड किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है। अंबिका चरण, ये ध्यान रखना, घोष हैं, बोस नहीं, क्योंकि रास बिहारी बोस भी, उनका जिक्र भी है हिस्ट्री में, हम आगे पढ़ेंगे जब इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पढ़ेंगे। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेट एट बॉम्बे इन दिसंबर। तो कब मिले थे ये लोग? 72 डेलीगेट 1885 में, 1875 में। इसमें से 2 मुस्लिम्स थे, 0 वुमेन थी। और जो दूसरा वाला सेशन हुआ था उसमें कितने लोग आए थे? Who amongst the following became the president of the second session of the INC held in Calcutta in December 1886? तो दूसरे सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? तो सेकंड वाला जो है उसमें 434 लोग आए थे। अगला है, एंड दैट इज कि who amongst the following became the president of the second session of the INC held in Calcutta in December 1886? तो दादा भाई नौरोजी, विलियम वेडरबर्न जो हैं ये जॉर्ज यूल के बाद बने थे। 1889 वाला जो सेशन हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में जो मद्रास में हुआ था सेशन, उसको इन्होंने प्रिसाइड किया था। याद है, सब याद रहेगा। विच फ्लैग ऑफ द INC वॉज अडॉप्टेड इन 1931? 1931 में किस फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था कि ये कांग्रेस का फ्लैग होगा? ये हम लोगों ने नहीं किया था, ठीक है। तो अभी आपको इसको करना होगा ढंग से। ये है फ्लैग जो ट्राई कलर का है और बीच में चरखा रखा हुआ है। तो ट्राई कलर फ्लैग मेड बाय खादी एंड विद अ चरखा सिंबल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 आपने बोला 1924, नेक्स्ट क्वेश्चन 1925 बोले सर आंसर, मतलब एक सेकंड, क्या क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो गया? क्या समझा नहीं? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC अन्नी बेसेंट होंगी सर। क्वेश्चन नंबर 13 आपने बोला 1924, नेक्स्ट क्वेश्चन 1925 बोले सर, समझे नहीं हम। 1925 वाला सेशन कानपुर में हुआ था सरोजिनी नायडू, और जो गांधी जी ने प्रिसाइड किया था वो 1924 में हुआ था बेलगांव में, ठीक है, अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो,
ठीक है, चलो आगे आते हैं। इन 1939 त्रिपुरी कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पट्टा बी सीतारामैया वॉज डिफीटेड बाई, तो पट्टे वॉज डिफीटेड, किसने हरा दिया था इनको त्रिपुरी के सेशन में? ये गांधी जी के रिप्रेजेंट, गांधी जी की तरफ से लड़ रहे थे ये, तो बोस जी ने हरा दिया था। बोस जी पहले भी थे 1938 में हरिपुरा में, जो गुजरात में हुआ, और ये त्रिपुरी MP में हरा दिया था। लेकिन बाद में इसको प्रिसाइड किया था ना तो पट्टा बी सीतारामैया ने, ना तो बोस जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, क्योंकि ये तो हार ही गए थे ना, तो ये तो करेंगे नहीं, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इन विच सेशन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वॉज द क्विट इंडिया, अभी किया नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट जब करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कांग्रेस में एक सेशन हुआ था ग्वालिका टैंक बॉम्बे में, वहाँ पे इन लोगों ने वो किया था कि हम एक भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च करेंगे। स्वराज पार्टी भी पढ़ा नहीं है, ठीक है। आई थिंक कितने क्वेश्चन हैं इसमें, क्वेश्चन तो ठीक ठाक है। ओके ओके ओके, क्वेश्चन तो काफ़ी ठीक ठाक है। चलो भैया ये वाला क्वेश्चन कर लो जरा, MTS 2024 का क्वेश्चन है, कुछ बीच बीच क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आपके होमवर्क होंगे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको PDF मिल ही जाती है, तो वहाँ से आप उसको कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो बॉम्बे 1885, बॉम्बे 1885, तो बॉम्बे 1885 ये किसने किया? उमेश चंद बनर्जी। कलकत्ता ये तो आप आराम से कर लेंगे यार, ठीक है। कौन होगा? कलकत्ता 1896 का, ये 1896 से कौन है जहाँ पर वंदे मातरम को गाया गया था? 1907 वाले के बताए थे रास बिहारी घोष, तो ये B हो गया। कानपुर का हो जाएंगे हमारी नायडू जी, और रशीमतुल्ला M सयानी, आराम से एलिमिनेशन से कर सकते हैं। DABC विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटेन द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, का नेशनल एंथम किसने लिखा है? वो बांग्लादेश जिसका नेशनल एंथम हमने लिखा, जिसको क्रिएट हमने किया, बना के दिया, वो आज हम ही को आंखें दिखा रहा है कि नहीं? तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अमार सोनार बांग्ला का मतलब होता है आर गोल्डन बंगाल, हमारा सुनहरा बंगाल। नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? बेरिल मार्कम सरोजिनी नायडू, यस, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चंस, इन विच ईयर डिड डलहौजी इंट्रोड्यूस द रेलवे लाइन इन ब्रिटिश इंडिया? तो डलहौजी ने रेलवे लाइन कब लाया था? ये जो वो बॉम्बे से थाने के बीच में, तो ये 1853 में आई थी, ऑप्शन नंबर B। Which of the following princely state was annexed by East India Company in the year 1852? Doctrine of Lapse 52, सतारा 1848, संबलपुर और जैतपुर, संबलपुर और जैतपुर ये कब है भैया? संबलपुर जैतपुर 1849, उदयपुर 1852, और नागपुर 1852, और झांसी 1854, और झांसी 1853, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के जरा बताओ वो कहाँ है, टूम कहाँ पे उनका बना हुआ है? और कुछ क्वेश्चन करोगे जो नया टाइप हो वो थोड़ा सा करवाते हैं आपको। वेयर वॉज दी 1912 का सेशन ऑफ द INC हेल्ड इन बिहार? 1912 जो सेशन हुआ था, CGL 2024 पूछा, पता नहीं ऐसा क्या इसमें इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये रैंडम तरह से क्वेश्चन पूछ ले इसने। हाँ जी, मकबरा गाज़ीपुर में है, गलती से मैंने वो लिख दिया था मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो यहाँ पर 1912 वाला जो हुआ था ये बंकीपुर में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, बंकीपुर। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? वेलेस्ली को। वेलेस्ली तो सब्सिडियरी अलायंस लाया था 1798 में। बेंटिक को, ये तो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बोला जाता है, सती खत्म किया, ठगी खत्म किया, सर्किट कोर्ट अबॉलिश किया इसने। रिपन को, जिसने कि पहले VPA रिपील किया, ठीक है, 1882 में आर्म्स एक्ट को रिपील किया, पहला फैक्ट्री एक्ट लाया 1881 में, हंटर एजुकेशन का कमीशन बनाया 1881 में, और इसको ये जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और इसी के टाइम पे पहली कंप्लीट सेंसस भी हुई थी। कॉर्नवालिस, गाज़ीपुर, परमानेंट सेटलमेंट, दरोगा सिस्टम, मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम, और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। आखिरी क्वेश्चन कर लो, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा? बताओ भाई, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? तो दादा भाई नरोजी, ऑप्शन नंबर B। आखिरी क्वेश्चन कर लो, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज फर्स्ट संग एट दी, तो वंदे मातरम किस में गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था किसमें? वंदे मातरम गाया गया था आपका जो 1896 का कलकत्ता में हुआ था, और जहाँ ये गाया गया था वो भी कलकत्ता में ही हुआ था 1900 एंड किसमें 11 में, ठीक है, याद रहेगा। और ज़रा बताओ कि पहला फॉरेन लैंड में झंडा फहराने वाली पहले कौन थी? फॉरेन लैंड में, वैसे तो जब फॉरेन एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा वहाँ पे, मैडम बीखा जी कामा थी स्टटगार्ड जर्मनी में, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। देख रहे हो अंश कादियान जी कितने रेगुलर हैं, कितने सिंसियर स्टूडेंट है, एक बार बोला।
बिल्कुल। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। आई थिंक ये क्वेश्चन अब आप प्रैक्टिस करेंगे, सब आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भैया, जिसको बैच में एनरोल करना है तो एनरोल कर सकता है, विद इट्स प्राइस बीइंग दिस फॉर द 1 ईयर, फॉर द लाइफ टाइम। इसी में ही आपको कंप्यूटर मिलेगा। देख लिया आपने कंप्यूटर किस हिसाब से पूछा गया है और किस तगड़ा बढ़िया लेवल पूछा गया है। कंप्यूटर में आधे लोग झेल जाते हैं अगर अमन सर ना पढ़ाए होते इस बार तो, ठीक है। तो अमन सर ने ये कंप्यूटर फ्री मिलेगा बैच के अंदर, और जो इंग्लिश है वो भी आपको बैच के अंदर ही फ्री में मिलने वाली। इंग्लिश की क्लास कुछ दिनों से, अभी काफ़ी दिनों से बंद चल रही थी, बिकॉज सर को टाइफाइड हो रखा है, काफ़ी भयंकर उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी रिकवर कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपकी कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के अंदर ही आपको इंग्लिश वाला भी मिल जाएगा जो PSP सर का है। चलिए, थैंक यू भाई, धन्यवाद सभी को। एंड हेल्प चैट है ये, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। ये बैच वालों के लिए नहीं, बैच वालों के लिए एक अलग से डाउट सेक्शन अंदर ही मिलता है ना। पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। तो बुक में काफ़ी कुछ ऐड करना पड़ेगा, शिका ओके। ओमकार पाठक बोल रहे हैं सर, न्यू बुक आ रही है क्या? ट्रेन, एक बार मैं चलो कंफर्म कर लूँगा। वैसे रोड से दूरी तो 23 किलोमीटर है, अगर ये 34 है तो मैं नोट्स में इसको एक बार नहीं होगा तो अपडेट करवा दूंगा। लेकिन एक सेकेंड, कहाँ पे मैंने लिखा था यार, ये तो यहीं लिख देता हूँ, एक सेकेंड रुको। कहाँ गया वो डलहौजी अपना, ये रहा ये रहा, कहाँ गया डलहौजी, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। तो डिस्टेंस लिख देते हैं, ये ध्यान रखना 1853 में आया था, 1853 1853, 34 किलोमीटर, ठीक है। 34 किलोमीटर याद रखो अभी के लिए। तो DP कांस्टेबल के लिए GK में वैभव बताऊंगा मैं, ठीक है। 54 मिनट तो लगा, अच्छा 54 मिनट तो कहाँ लगा दिए देखें, एक सेकेंड रुको, ओके। D देन AA को निकाल लिया, अच्छा बहुत सही बेटा, बहुत सही। और देन बिल्कुल, क्या किया, DD तो सब में ही है, देन AA इसमें है, देन उसके बाद C होगा कि B होगा, तो इसने बोला B होगा, तो उस हिसाब से भी सही है। तेज़ हो रहे हो तुम लोग काफ़ी हैं। चलो भाई, ये 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। ओमकार पाठक, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल विद द बंगाल पार्टीशन, नया लेक्चर, ठीक है। और क्रोनोलॉजी पूरी कंप्लीट करके रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक दिन लेक्चर अटेंड किया बीच में छोड़ दिया, नहीं तो फिर आगे के लेक्चर सब मिस हो जाएंगे। अंशुमान सिंह सर, मजाक कर रहा था। मजाक यार अच्छी बात होती है, लेकिन ऐसा मजाक मत किया करो, दिल को लग जाए सीधा। सर AIR1 आपका स्टूडेंट हो तो आप फेस रिवील कर देना सर। अब AIR1 का तो पता नहीं, लेकिन जो थर्ड आने वाला है आई थिंक, अब मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मतलब टॉप 5 में तो फॉर श्योर आने वाला है, जो अभी रैंक चल रही है, ठीक है। टॉप 3 में है वो, 2.0 का स्टूडेंट ही है, लेकिन क्योंकि उसने भेजा नहीं है तो मैं भी अपनी पूरी अकड़ में रहूँगा। मैं भी, मुझे किसी का वो नहीं लेना है, ठीक है, कि भाई भैया मेरा स्टूडेंट है। पिछली बार वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने सच मुझे नहीं बताया था, तो मैंने उनके बारे में सच कभी डिस्कस भी नहीं किया। एक भाई साहब थे CPO में, उनका टॉप 15 में रैंक था, ठीक है। गाइडेंस भी ले रहे थे कॉन्टीन्यूसली व्हाट्सएप पे, और जिस दिन रिजल्ट आता है रात में आता है, मुझे अभी भी पता है 2023 में, वो ऑल इंडिया रैंक 4 एक प्रतिभा करके लड़की है उसका आया था, जिसका CGL में अभी आराम से हो जाने वाला है। मैंने पोस्ट भी किया था, आई थिंक 349 मार्क्स आ रहे हैं उसके। और एक भाई साहब और थे, उनका मेरे पास मैसेज आता है एंड वो तुरंत डिलीट हो जाता है। रात की बात है ये, रात को आई थिंक मैं अपने मम्मी के पैर दबा रहा था, मुझे अभी याद है, और रात के कुछ 9 से 10 के बीच ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। भाई साहब ने तुरंत मैसेज उसको है डिलीट कर दिया, और अगले दिन किसी और कोचिंग में प्रमोशन करते पाए गए। मुझे कोई उससे नहीं लेना देना, आप जाइए, मुझे कोई क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया बस, ठीक है। अगर आप मुझे भेज देंगे कि सर देखो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो आई वुड शो इट, और मैं आपका नाम भी लूँगा। और नहीं, आपको आप अगर है ना ख़रीद फ़रोख्त में पड़ जाते हैं तो फिर दूर रहिए फिर, है ना। तो अब उनकी एक्चुअल में है, ठीक है, और उनका सर नेम भी M से स्टार्ट होता है, लेकिन खैर छोड़ो, थैंक यू। सिख गुरु वाला साना जी होगा, सिख गुरु और ये भक्ति सूफी मूवमेंट सबसे आखिर में होगा वो, है ना। थैंक यू। ओके ठीक है, जैसे नहीं मैं देखूंगा एक बार उसको भी। 45 ना, ओके थैंक यू।